कहानी की शुरुआत में हमें CMF यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, जो चीन की बाकी सभी यूनिवर्सिटी से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह जादुई है, इसलिए यहाँ सिर्फ सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को ही चुना जाता है। फिर हम देखते हैं हमारी कहानी की फीमेल लीड फनपाओ को, जिसका सपना है CMF यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। आज उसका वहाँ का एडमिशन एग्जाम का दिन है। जैसे ही फन यूनिवर्सिटी के लिए निकलने वाली होती है, उसके दादा उसे आवाज देते हैं, अपनी पेंटिंग लेती जा। वो कहती है, हाँ मैं तो लगभग भूल ही गई थी, और फिर जल्दी से पेंटिंग रख लेती है। वहाँ उसके दादा की भी कई पेंटिंग रखी थी, तो फन गलती से अपने दादा की पेंटिंग भी साथ ले लेती है। फिर शहर जाने के लिए फन एक बहुत लंबा पुल पार करती है और एक जगह उसे रास्ता समझ नहीं आता। वहाँ हमें कहानी का मेल लीड वेई चू दिखता है, जो बहुत प्रतिभाशाली है और CMF यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर भी है। फन उससे यूनिवर्सिटी का रास्ता पूछती है। वो उसे रास्ता बता देता है, लेकिन फन की तरफ देखता नहीं। फन उसे धन्यवाद देती है, आप बहुत अच्छे हैं, और फिर चली जाती है। फिर घर जाते वक्त वो वेई चू के बारे में सोचती है। तभी फन के पास एक कागज आता है जिस पर वेचू का नाम लिखा होता है। फन कहती है, इस पर CMF यूनिवर्सिटी की मोहर भी है, तो वो उस कागज को अपने पास रख लेती है। अगले दृश्य में हमें फिर से CMF यूनिवर्सिटी दिखाई देती है, जहां मार्शल आर्ट्स के समूहों के नेताओं की एक बैठक हो रही है। वो सब CMF यूनिवर्सिटी की वर्दी पहने हुए हैं। प्रिंसिपल सबको बताते हैं कि अच्छी खबर है, स्कूल काउंसिल के अध्यक्ष वेईचू यूनिवर्सिटी वापस आ गए हैं। वो छुपे हुए ताई ची समूह के नेता हैं। यह सुनकर मुक्केबाजी समूह का नेता टोन हैरान हो जाता है और सोचता है वो वापस कैसे आ सकता है। फिर वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पूरे 1 साल से गायब था, उसके दोस्त BI ने उसकी जगह ले ली थी, तो अब आप वीचू को दोबारा नेता नहीं बना सकते। तो BI प्रिंसिपल को बताता है, नहीं सर, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगले दृश्य में हम देखते हैं वेचू को, जो एक शांत जगह बैठकर अकेले शतरंज खेल रहा है। तभी BI यहाँ आता है और कहता है, पूरे 1 साल बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि तुम आखिरकार वापस आ गए हो, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वेईचू कहता है, हाँ मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन अब मैंने मार्शल आर्ट्स छोड़ दी है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। बी हैरान हो जाता है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यह सुनकर वी को 1 साल पहले हुई घटना याद आ जाती है, जिसने उसके पूरे शरीर को बेजान कर दिया था। वो खास तौर पर अपने पैरों से चल नहीं पाता था। फिर उसने चुपचाप इलाज कराया, इसीलिए हालांकि वी चू अब चल सकता है। डॉक्टर ने उसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने से मना किया है, लेकिन वो अपने दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो बस इतना कहता है, मैं कुछ समय के लिए सब चीजों से दूर अकेला रहना चाहता था, इसीलिए मैं ताई ची समूह में दोबारा शामिल नहीं होऊंगा। अब अगले दृश्य में हम 2 सीनियर लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम जिन रुई है और उसकी सबसे अच्छी दोस्त का नाम गिया है। दोनों एक पेंटिंग देखती हैं और कहती हैं, यह पेंटिंग कितनी सुंदर है, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये एक पहले साल के छात्र ने प्रवेश परीक्षा में बनाई जिसका नाम फन है। फिर हमें फन दिखाई देती है, जिसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो भी सभी पेंटिंग देख रही थी, क्योंकि उसे आर्ट फैकल्टी में दाखिला मिला था, ताकि वो अपने दादा की तरह एक महान चित्रकार बन सके। तो जब उसने अपनी पेंटिंग देखी तो वो खुश हुई और सोचा क्या पेंटिंग है, लेकिन जब उसने नाम पढ़ा तो वो हैरान रह गई। मेरा नाम यहाँ किसने लिखा? तभी आर्ट टीचर आता है और उसकी तारीफ करने लगता है, अरे तो तुम ही हो मेरी वो नई छात्री जिसने अपनी पहली पेंटिंग से पूरी यूनिवर्सिटी को चौंका दिया है, क्योंकि तुम्हारी यह पेंटिंग यूनिवर्सिटी के पेज पर ट्रेंड कर रही है। यह सब सुनकर फेंक समझ जाती है, मैं गलती से अपने दादा की पेंटिंग ले आई और शायद इसी पेंटिंग की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। अगले दृश्य में फिंग को उसकी पेंटिंग क्लास में दिखाया गया है, जहाँ टीचर पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे। तभी उसकी दोस्त शियाओ वहाँ आती है और टीचर से छुपते हुए आखिरकार अपनी सीट पर बैठ जाती है। फिर वो फेंग को वेई चू के बारे में भी बताती है कि यूनिवर्सिटी का मशहूर लड़का वापस आ गया है। वो उसकी फोटो भी दिखाती है, लेकिन फन उसे पहचान नहीं पाती। फिर जब टीचर आता है, दोनों पेंटिंग बनाने लगती हैं, लेकिन वेई चू के नाम से फन को याद आता है, मैंने इस नाम को उस कागज पर पढ़ा था, शायद ये उसी शांत लड़के का था जिसने मुझे रास्ता दिखाया था। अगले दृश्य में पेंटिंग टीचर फन को मिलने बुलाता है और उसे बताने लगता है, किसी ने तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी है और मुझे इसे 2 दिनों में होने वाली आर्ट प्रदर्शनी में इस्तेमाल करना था, तो क्या तुम वही पेंटिंग दोबारा बनाकर मुझे दे सकती हो? फिंग हैरान हो जाती है, ये किसने किया, और जब मैंने पहली जगह ये बनाई ही नहीं थी तो दोबारा कैसे बनाऊं? लेकिन जब टीचर बहुत जोर देता है तो वो मान जाती है। अब हम देखते हैं कि रात को वो हॉस्टल में बहुत परेशान है। अब दूसरी पेंटिंग कहाँ से लाऊंगी? तभी उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना दादा की एक और पेंटिंग ले आऊं। लेकिन अब समस्या ये थी कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे निकलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी छात्रों को सिर्फ सप्ताहांत पर घर जाने देती है। तो फिंग तय करती है कि वो यहाँ से चुपके से निकलेगी। इसके बाद हम तान को देखते हैं, जो अपने ग्रुप के सदस्यों को बता रहा है कि तुम सबको पता चल गया होगा कि वीचू वापस आ गया है, तो तुम सब जाओ और उसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो ताई ची फैकल्टी में दोबारा शामिल होना भूल जाए और हमारी मुक्केबाजी फैकल्टी नंबर 1 बन जाए। असल में मार्शल आर्ट्स में कई विषय हैं, लेकिन ताई ची एक छुपी हुई मार्शल आर्ट है जो बहुत कम लोगों को सिखाई जाती है और ये बहुत शक्तिशाली है। फिर हम फेंग को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी की दीवार फांद कर बाहर आ गई है। दूसरी तरफ हम वो को देखते हैं, जो कहीं जा रहा था और उसके हाथ में कुछ कागज भी थे। तभी टोन के ग्रुप के सदस्य उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, काफी समय हो गया हम सब ने लड़े नहीं, तो क्यों ना आज हम तुम्हें
थोड़ी प्रैक्टिस दे दें। फन जो उसी रास्ते से गुजर रही थी वेचू को देखकर रुक जाती है। सभी लड़के वेचू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वी बस कागज गिरा देता है तो सभी डर से रुक जाते हैं, क्योंकि वीयू पहले बहुत बड़ा लड़ाकू हुआ करता था, इसलिए सब उससे डरते थे। लेकिन तभी वीचू कहता है कृपया मेरे चेहरे पर मत मारो, और मार खाने के लिए बैठ जाता है। तो फन को चिंता होती है, यह लड़का मुश्किल में है। तो जब वो सब वेचू पर हमला करने वाले होते हैं, पुलिस की गाड़ी की आवाज आने लगती है। यह सुनकर सभी सोचते हैं कि पुलिस आ रही है, तो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, जबकि ये आवाज फेंक के मोबाइल से आ रही थी। फेंक वेचू के पास आती है और कहती है डरो मत, क्योंकि मैं अब यहाँ हूँ। वेचू जमीन से उठता है, और क्योंकि उसकी आदत है कि वो लड़कियों से बात नहीं करता, वो फेंक की तरफ देखता तक नहीं। शुक्रिया कहना तो दूर की बात, फेंक सोचती है कितना अजीब इंसान है, कम से कम शुक्रिया तो कहता। तभी वो सारे लड़के वापस आ जाते हैं। उन्हें देखकर फन वेचू के पीछे छुप जाती है। विचीचू कहता है मेरे पीछे से हट जाओ, लेकिन वो हटती नहीं। फिर वो की कमीज फाड़ देती है और उससे अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर वो सबके सामने आती है और कहती है इस कमजोर लड़के को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि यह अब मेरी सुरक्षा में है। वो फन के शब्दों से हैरान हो जाता है। फिर जब एक लड़का फन को मारने आगे बढ़ता है, तो वो उस लड़के से इतनी अच्छी तरह लड़ती है कि सब हैरान रह जाते हैं। और फिर फन ताइची का एक पोज लेती है, जिससे वीची और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी फन से पिटने के बाद एक लड़का बाकी सबसे कहता है कि एक साथ उस पर हमला करो। फिर वो सब हमला करते हैं, लेकिन फन हर एक को अच्छा सबक सिखाती है। असल में उसके दादा ने फन को ताइची सिखाई थी। उसने अपना चेहरा इसलिए छुपाया था क्योंकि उसके दादा ने उसे कभी किसी को यह नहीं बताने से मना किया था कि उसे ताइची मार्शल आर्ट आती है। लेकिन आज वीचू को बचाने के लिए उसे अपनी शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। आखिरकार अकेले ही सारे लड़कों को हरा देती है। और जब वो वेई छू के पास जाती है, कोई उस पर पीछे से हमला करने वाला होता है, लेकिन वे छू एक चाल से उसे मारता है और पीछे गिरा देता है। इस दौरान फन का मुखौटा भी उतर जाता है। वे चू हैरानी से फन को देखता है। तभी फन डब्ल्यू चू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है मैं तुम्हें बचाकर अपने साथ ले जा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर से पेंटिंग लेने में देर हो रही है। फिर हम वेचू को फन के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ फन उसकी कमीज वापस करती है। फिर वो पूछता है वैसे जब ताइची फैकल्टी सप्ताहांत के बिना किसी को बाहर नहीं जाने देती, तो तुम यूनिवर्सिटी से बाहर कैसे निकली? तो वो उसे बताती है मैं ताइची फैकल्टी की छात्री नहीं हूँ। वेचू हैरानी से पूछता है लेकिन प्रवेश परीक्षा में तुम्हें क्यों नहीं लिया गया? तो फन नाराज होकर कहती है अपने काम से काम रखो, कमीज पहनो और जाओ। फिर वेचू उसके बारे में सोचते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद फन सोचती है मुझे एक बात समझ नहीं आई, 10 लोग इस कमजोर लड़के को मारने क्यों आए? फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, उसके दादा सब सुन चुके होते हैं। तो वो पूछते हैं यह लड़का कौन है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? फिर फन उन्हें सब बताती है मैं बस इस कमजोर लड़के की मदद कर रही थी क्योंकि वो मुश्किल में था। फिर वो कहते हैं वैसे लड़का देखने में अच्छा था, चाहो तो उसके बारे में सोच सकती हो। लेकिन फन साफ मना कर देती है। वो लड़का बहुत रूखा है, जिसे मदद मिलने के बाद शुक्रिया कहना भी नहीं आता। फिर दादा पूछते हैं तुम इतनी देर रात को घर क्यों आई? तो वो कहती है मैं गलती से आपकी पेंटिंग ले गई थी, जो मेरे टीचर को बहुत पसंद आई, इसीलिए वो आपकी एक और पेंटिंग देखना चाहते हैं। तो फिर उसके बहुत मनाने के बाद दादा अपनी पेंटिंग देने के लिए मान जाते हैं, जिससे वो खुश हो जाती है। दूसरी तरफ वेचू वापस आकर फन के बारे में सोच रहा था। वो को याद आता है कि वो पेंटिंग लेने जा रही थी, इसलिए वो आर्ट फैकल्टी की होगी। तो जब वो आर्ट फैकल्टी के छात्रों की सूची देखता है, उसे फेंक का फॉर्म मिलता है। फिर उसे याद आता है कि उस लड़की के सभी मूव कितने परफेक्ट थे। वो सोचता है तो वो ताइची फैकल्टी में क्यों नहीं है और आर्ट फैकल्टी में क्यों है? क्या वो सबसे अपनी प्रतिभा छुपाने की कोशिश कर रही है? वो सोचता है यह सब। इसके बाद हमें टैन दिखाया जाता है, जो अपने टीम के सदस्य को मार रहा है। तुमने वेचू को सबक क्यों नहीं सिखाया? उसने कहा ये उस लड़की की वजह से हुआ, वो साधारण लड़की नहीं थी, उसे ताइची आती थी। तो ये सुनकर टैन कहता है उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। फिर हमें फेंक दिखाई देती है, जो अपने दादा की पेंटिंग लाकर टीचर को दे देती है। और जब वो जाने वाली थी, वो शियाओ को फोन करती है और वेचू का घर का पता मांगती है, क्योंकि वो उससे कल रात के बारे में बात करना चाहती है। दूसरी तरफ हम जिन, रुई और गिया दोनों को व्यू के घर जाते हुए देखते हैं, जो उसे एक पेंटिंग देने गई है। तभी वो फन को देखती हैं और पूछती हैं तुम कहाँ जा रही हो? फन कहती है विचू के घर। तो दोनों पूछती हैं क्यों? वो कहती है असल में यह एक निजी मामला है, वैसे उसका घर इस जगह पर है ना? तो फिर दोनों अलग अलग जगह बताने लगती हैं और फन दोनों को धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम वेचू को एक जगह शांति से खड़े होकर डॉक्टर की बातें सोचते हुए देखते हैं। तभी फन उसके पास आती है और कहती है हेलो, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? क्या दिखता नहीं कि कोई बात करने आया है? तो फिर वे छू कहता है अच्छा, तो तुम ही हो वो मुखौटे वाली हीरोइन जो अकेले लड़कों को सबक सिखाती है। तो यह सुनकर फन वेई चू को पीछे धकेल देती है और उसे घूरने लगती है। फिर फन उस पर उंगली उठाकर कहती है ध्यान से सुनो, अगर किसी को बताया कि मुझे ताइची मार्शल आर्ट आती है तो अच्छा नहीं होगा। मतलब मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। कौन जाने मैं तुम्हें मार भी डालूं। वेचू उसे देखता है, उसकी बातों से काफी हैरान। फिर जैसे ही फन जाने वाली होती है, वेचू कहता है मैं सोचूंगा। उसके जाने के बाद वेचू मुस्कुराता है, क्योंकि फन की वजह से उसका मूड अच्छा हो गया था। तभी हमें पता चलता है कि गिया ने उन दोनों की फोटो खींच ली। अगले दृश्य में हमें फन दिखाई देती है, जो अपने कमरे में थी। तभी शिया उसके पास आती है और कहती है आखिरकार तुम वेई चू से कब मिली? फन हैरान हो जाती है तुम्हें ये कैसे पता? तो शियाओ उसे अपना मोबाइल दिखाती है, जहाँ चू के साथ उसकी फोटो यूनिवर्सिटी के ग्रुप में हर जगह वायरल हो गई थी। फन को गुस्सा आता है, ऐसा किसने किया? तो वो जाकर शिकायत करने वाली थी, लेकिन शियाओ उसे रोककर समझाती है कि कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मामले को शांति से सुलझाओ। अगले दिन फन क्लास जाने के लिए अपने कमरे से निकलती है। जिया उसे रोककर फोटो के बारे में पूछती है, तुम वेचू के साथ क्या कर रही थी? बाकी लड़कियां भी उनकी बातें सुनने लगती हैं। तभी कोई एक चेस्ट डाई फेंकता है, जिससे जिया का मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे बाकी लड़कियां भी सारी दूसरी फोटो
देख लेती हैं और समझ जाती हैं कि जिया ने ग्रुप में फोटो डाली थी। फेंग नाटक करती है और रोते हुए माफी मांगती है, कृपया आप सब मुझे माफ कर दें, मुझे आपके आदर्श वे को परेशान नहीं करना चाहिए था। तभी वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तो फेंग भी खुशी से उठती है और मन में कहती है, मैं एक्टिंग फैकल्टी में भी जा सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग भी अच्छी तरह आती है। दूसरी तरफ जिनरुई गिया पर गुस्सा होने लगती है, ग्रुप में फोटो डालने की क्या जरूरत थी। तो फिर गिया कहती है, मैं फेंग को एक बदनामी में फंसाना चाहती थी ताकि वेचू के सभी फैन दोस्त उससे नफरत करें। तो फिर जिनरुई कहती है, तुमने उसे किसी बदनामी में नहीं फंसाया, बल्कि तुमने इसे गपशप बना दिया और दोनों के नाम जोड़ दिए, जबकि वेई चू सिर्फ मेरा है जिसका नाम मैं किसी दूसरी लड़की के साथ भी नहीं सुन सकती। अगले दृश्य में वे चू फन से कहता है, तुम कल मुझसे यही बात करने आई थी ना कि तुम चाहती हो कि यह राज रहे कि तुम्हें ताइची आती है। तो फेंग कहती है, कृपया धीरे बोलो वरना कोई सुन लेगा। तो वो कहता है, मैं तुम्हारे राज को राज रखने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वो बहुत हैरान और खुश होती है। वीचू कहता है, तुमने मेरी भी मदद की थी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फन कहती है, अच्छा तो तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। वेचू उसकी बातों पर मुस्कुराता है और फिर फन की कमीज वापस करता है। फन कहती है, अब सब बराबर है, तो हम यूनिवर्सिटी में कभी नहीं मिलेंगे, मतलब हम अजनबी होंगे जैसे हम कभी मिले ही नहीं। और फिर वो वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वी ताइची फैकल्टी में आया है और पूरी जगह बड़े ध्यान से देख रहा है क्योंकि इस जगह से उसकी बहुत यादें जुड़ी हैं। तभी छात्र और बीआई सब बाहर आते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वे उन्हें बताता है कि वो सिर्फ अपना सामान लेने आया है। कुछ छात्र नाराज हो जाते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता है कि जब से तुम गए हो हमारी फैकल्टी के पॉइंट कितने गिर गए हैं और बहुत जल्द हमारी फैकल्टी बंद भी हो सकती है अगर कोई सुधार नहीं हुआ। वे सब सुनकर भी चुप रहता है। फिर वो अपना ताइची बैज निकालता है और इस जगह से कोई रिश्ता न रखने के लिए बाई को दे देता है और फिर सबसे माफी मांगकर चला जाता है। अगले दृश्य में फिंग एक जगह खड़ी है और श्याओ को फोन करती है, लेकिन वो व्यस्त है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो जब फिंग बारिश से बचने के लिए किसी जगह आती है तो उसकी वीचू से टक्कर हो जाती है। वो भी इत्तेफाक से यहीं आया था। फिंग हैरान हो जाती है। वीचू कहता है, फिर मिलकर अच्छा लगा। तो वो कहती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा और ये इतना बड़ा कॉलेज है, तुम कहीं भी जा सकते थे बारिश से बचने के लिए, यहाँ क्यों आए। तो फिर वेचू कहता है, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो यहाँ से जा सकती हो। तो फन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन भारी बारिश की वजह से वापस आनी पड़ती है। तभी बीवीचू को फोन करता है और बताता है, मुक्केबाजी फैकल्टी के लोग एक रहस्यमयी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो ताइची में माहिर है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। तो वेचू कहता है, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ठंडे मौसम की वजह से फन को सर्दी लग गई थी, लेकिन वो सोचती है कि वेचू को उसकी सर्दी से परेशानी हो रही है, तो वो जानबूझकर उसके पास छींकने लगती है और कहती है, क्या डर लग रहा है कि यह सर्दी का वायरस तुम्हें न लग जाए। तो फिर वेयू कुछ नहीं कहता, लेकिन चुपचाप फेंक को अपना बैग देता है, अपना कोट उतारकर उसे पहना देता है ताकि फेंक को और ज्यादा ठंड न लगे। फन यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि पहली बार कोई लड़का उसकी इस तरह परवाह कर रहा था। फिर वेचू कहता है, मेरा कोट लौटाना मत भूलना, और फिर वहां से चला जाता है। फन को अच्छा लगता है कि वीचू ने उसकी परवाह की। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि मुक्केबाजी फैकल्टी के छात्र ताइची फैकल्टी को चुनौती देते हैं, अगर हम जीत जाएं तो तुम्हारी फैकल्टी से 5 छात्रों को हमारी फैकल्टी में ट्रांसफर करना होगा। तो फिर भी कहता है कि मुझे पता है तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, ताकि ताइची फैकल्टी के छात्रों की संख्या कम हो और हमारी फैकल्टी बंद हो जाए। हालांकि बीआई इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो मान गया। ठीक है, अगर हम हारे तो 5 छात्र हमारी फैकल्टी से ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम सब हमसे माफी मांगोगे और मेरे रहते यहाँ कोई हमें नहीं हरा सकता। अगले दृश्य में फिंग वे चू का कोट सुखा रही है, लेकिन वो गलती से जल जाता है, इसलिए वो परेशान हो जाती है। फिर रात को फिंग वे चू का कोट लौटाने जाती है और उससे पूछती है, क्या ये कोट तुम्हारा महंगा था, अगर हाँ तो कितने का। वेचो उसे बताता है, हाँ ये एक डिजाइनर का लिमिटेड एडिशन था। तो फिर फिंग पूछती है, अगर इसमें गलती से कोई छेद हो जाए तो उसे ठीक करवाने में कितना खर्चा आएगा, $100 में या $200 में। वो कहता है कि इसके बटन भी इतने सस्ते नहीं थे, मतलब कोट बहुत ज्यादा महंगा था। वेयू कोट देखता है और कहता है, मैं इसका हर्जाना तुमसे थोड़ा थोड़ा करके वसूल करूंगा। वो यहाँ आ गया था जिसने सब समझ लिया था। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि बी आई खाना खा रहा है जब मुक्केबाजी फैकल्टी के कुछ लड़के उसके पास आकर उससे बातें करने लगते हैं। एक सदस्य बी आई के पानी में कुछ मिला देता है जिसे बी आई नहीं देख पाता। फिर पानी पीने के बाद कुछ देर में बी आई की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो गिर जाता है। शियाओ भी कैंटीन में थी, वो जल्दी से बी आई के पास भागती है और फिर उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाती है। अब यह दिखाया गया है कि सभी छात्र प्रतियोगिता देखने जा रहे हैं और सब बात कर रहे हैं कि क्या ताइची फैकल्टी आज जीत भी पाएगी। तो फिर फेंग कहती है, मैं यह प्रतियोगिता नहीं देखना चाहती क्योंकि फिर मैं खुद को लड़ने से नहीं रोक पाऊंगी। लेकिन फिर भी वो तैयार होकर जाने लगती है, मैं बस दूर से प्रतियोगिता देखूंगी। इसके बाद हमें मुक्केबाजी फैकल्टी के कुछ छात्र और ताइची फैकल्टी के कुछ छात्र दिखाए जाते हैं। ताइची के सदस्य बाई का काफी समय तक इंतजार करते हैं। जब बी आई नहीं आता तो ताइची फैकल्टी का एक छात्र उसकी जगह लड़ने आ जाता है। लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत अच्छी है, लेकिन ताइची का छात्र मुक्केबाजी फैकल्टी के छात्र के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता, मतलब वो बुरी तरह पिट रहा है। फन कहती है, लगता है इस छात्र को ताइची आती ही नहीं, मतलब ना तो वो सही से खड़ा है ना ही उसके मूव सही हैं। वेचू भी वहां प्रतियोगिता देखने आता है। फिर एक एक करके ताइची के सभी सदस्य हारने लगते हैं। तभी कोई आवाज देकर प्रतियोगिता रोक देता है। फिर पता चलता है कि ये ताइची फैकल्टी के नए सदस्य हैं, तो वो भी कहते हैं कि वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं। लड़के का नाम चांग बिंग है और लड़की का नाम अरिया है। फिर प्रतियोगिता शुरू होती है। चोंग बिंग के मूव इतने शक्तिशाली थे कि मुक्केबाजी फैकल्टी का छात्र
छात्र उसे हरा नहीं पाया। फिर चोंग बिंग को विजेता घोषित किया जाता है। फन वहाँ एक वीडियो बनाती है और चली जाती है। वी चू भी उसे जाते हुए देखता है। फिर फन वीडियो अपने दादा को भेजती है और फोन पर पूछती है, दादा इस छात्र के मूव बिल्कुल मेरे जैसे क्यों हैं, जो आपने मुझे सिखाए हैं। तो फिर दादा कहते हैं, यह लड़का एक बहुत बड़े परिवार का है जो ताई ची मार्शल आर्ट के पुराने मालिक हैं, इसलिए इन दोनों से दूर रहो क्योंकि दोनों तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो फिंग कहती है, हाँ ठीक है, मैं दूर रहूंगी। तभी वो देखती है कि तान अरा और चांग बिंग को रोकता है और कहता है, मुझे एक ऐसी लड़की को ढूंढना है जिसे तुम दोनों की तरह ताई ची आती है। अब क्योंकि सदियों से तुम्हारे परिवारों की यह परंपरा रही है कि तुम्हारे परिवार बाहरी लोगों को अपने गुप्त मूव कभी नहीं सिखाते, इसीलिए तुम दोनों को पता करना चाहिए कि वो कौन सी लड़की है जो तुम्हारा पारिवारिक व्यवसाय बर्बाद कर रही है। टैन कहता है कि वो इसी यूनिवर्सिटी में है, तो तुम दोनों उस लड़की को ढूंढने में मेरे साथ काम करो। तो वो दोनों कहते हैं कि हम सोचेंगे और जवाब देंगे। तो फेंग ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। फिर जब फेंग अरिया और चांग बिंग के बारे में सोचते हुए जा रही होती है, वेयू उसके पास आकर उसे अरिया और चांग बिंग के बारे में बताता है। वो कहता है, चिंता मत करो, कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, क्योंकि देखने में तुम बिल्कुल ऐसी नहीं लगती, बल्कि तुम काफी मूर्ख और बचकानी लगती हो। यह सुनकर फेंग वेइचू पर नाराज हो जाती है, तो वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दृश्य में श्याओ फन को बताती है वो दो नए छात्र जो ताई ची फैकल्टी में आए हैं, मतलब अरिया और चोंग बिन। उनमें से एक चोंग बिंग लड़कियों के स्विमिंग पूल में गया। फिर हम वो दृश्य देखते हैं जहां चोंग बिंग सभी लड़कियों में उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने आया है, लेकिन जब एक लड़की चोंग बिंग पर हाथ रखती है तो वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है। असल में उसकी मार्शल आर्ट की आदत से मजबूर होकर ये होता है। फिर वो सबको समझाता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये बस एक गलती थी क्योंकि मैंने बचपन से ये चीजें सीखी हैं। फिर अरिया चांग बिंग को लेने आती है। फिर वो लड़की जिसे चांग बिंग ने गलती से पानी में फेंका था आगे आकर कहती है, चांग बिंग ने मेरे साथ इतना बुरा किया है तो मैं उसे यूं नहीं जाने दे सकती। अरिया गुस्से से कहती है, चांग बिंग पहले ही माफी मांग चुका है कि उसने कुछ जानबूझकर नहीं किया, तो तुम इतना बड़ा बवाल क्यों कर रही हो। तभी वेचू भी वहां आता है जो स्टूडेंट काउंसिल का अध्यक्ष है। तो न्याय के लिए सभी लड़कियों ने वीचू को बुलाया था। वो कहता है, ठीक है, मैं इन दोनों से अकेले बात करूंगा। ये सब सुनकर फन बहुत डर जाती है। क्या हुआ अगर अरिया और चोंग बिंग सच में मुझे ढूंढ लें, मतलब हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि चोंग बिंग और आर्य वेयू के पास आए हैं। वी उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने यह क्यों किया। तो वो दोनों कहते हैं कि हमें एक रहस्यमयी लड़की को ढूंढना है जिसे ताई ची आती है, इसलिए हम उन लड़कियों को देखने गए थे। यह सुनकर वेयू उन्हें डांटता है और वहां से भेज देता है। अगले दृश्य में वी अपनी दादी के पास है। वो वेचू को ताई ची की परंपराओं के बारे में बताती है। तो वेचू कहता है कि इन्हीं परंपराओं की वजह से ताई ची वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। तो दादी कहती है कि ताई ची कम हो रही है फंगजी की वजह से। यह सुनकर वेचू को एक पुरानी घटना याद आती है जब वो चांग बिंग, आर्य और बाई को किसी ने अगवा कर लिया था। फिर एक आदमी जिसका नाम फोंगजी है वहां आता है। वो कहता है कि मैं ताई ची की वजह से तुम सबको खत्म करना चाहता हूँ। फिर हम वर्तमान दृश्य देखते हैं जहाँ वो उनकी बात टाल देता है और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। अगले दृश्य में शियाओ फन को बताती है, यूनिवर्सिटी के सबसे सुंदर लड़कों और लड़कियों के लिए वोटिंग हो रही है और तुम्हारा नाम उसमें दूसरे नंबर पर है। यह सुनकर फेंग हैरान हो जाती है, मुझे किसने वोट किया। तो शियाओ कहती है, शायद ये वेचू के साथ तुम्हारी उस फोटो की वजह से हो रहा है। शायद वू के फैन सोच रहे हैं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, इसलिए लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यह सुनकर फन कहती है, लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। अगले दृश्य में चांग बिंग और अरा पेंटिंग देख रहे हैं। एक पेंटिंग देखकर चांग बिंग कहता है, जिस इंसान ने यह बनाई है उसे ताई ची आती है। तो दोनों तय करते हैं कि हम उस लड़की के बारे में पता करेंगे जिसने ये पेंटिंग बनाई। अगले दृश्य में वेचू आर्ट फैकल्टी की क्लास में आता है और टीचर से कहता है, क्या मैं तुम्हारी क्लास में शामिल हो सकता हूँ। टीचर एक शब्द लिखता है और कहता है, अगर तुम मुझे इसका मतलब बताओ तो मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। यह सुनकर वी उन्हें उस शब्द का सही मतलब बता देता है, जिस पर टीचर उसे इजाजत दे देता है। फिर वो शियाओ से कहता है कि दूसरी सीट पर जाओ, क्योंकि वो फन के साथ बैठना चाहता था। जिनरॉय वेचू को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वेचू को फेंक से बातें करते देखकर उसे बहुत जलन होती है। दूसरी तरफ वो फेंक को बताता है, आर्या और चांग बिंग तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया। फिर क्लास के बाद दोनों साथ जा रहे हैं। आर्या और चांग बिंग उन्हें देख रहे हैं। जिया और जिनरोई भी पीछे से आ रही हैं। यहाँ वेचू का प्लान है कि फन उसका हाथ पकड़े और ऐसा नाटक करे जैसे वो गिरने वाली है, ताकि आर्या और चांग बिंग सोचें कि फेंग वो लड़की नहीं है। तो फेंग ऐसा ही करती है। जैसे ही वो वेचू का हाथ पकड़ती है, जिया पीछे से गुस्से में उसे लात मारती है, जिससे फेंग गिरने लगती है, लेकिन वेओ उसे बचा लेता है। लेकिन इस दौरान दोनों बहुत पास आ जाते हैं। आर्या और चांग बिंग उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तो वेचू कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि मैं फेंग को मेडिकल रूम ले जा रहा हूँ। इस पूरे दृश्य का वीडियो बनाती है और उनके जाने के बाद चांग पिंग आर्या से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो रहस्यमयी लड़की फैंग है। अब आगे जाकर वेचू फैंग से कहता है, अब नाटक बंद करो, और फिर उसे शुक्रिया कहने के लिए कहता है, अब आर्या और चांग बिंग तुम पर शक नहीं करेंगे। इसके बाद जब फैंग कमरे में वापस आती है, श्याओ उसे बताती है, वीचू सुंदर लड़कों में पहले नंबर पर आया जबकि तुम लड़कियों में सबसे ऊपर हो, जो एक हैरान करने वाली बात है। फिर अगले दिन क्लास में श्याओ उसे बताती है, कल की तुम्हारी तस्वीरें भी किसी ने ग्रुप में डाल दी हैं, सबको लग रहा है कि तुमने वीचू को प्रपोज किया है। तो फन कहती है,
मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए हूँ। अगले दृश्य में फेंग क्लास के बाद कैंटीन जा रही है। तभी वो वेई चू का पोस्टर देखती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। वो एक मार्कर से उसकी तस्वीर खराब कर देती है। इसी दौरान वेई चू, जो सीसीटीवी फुटेज देख रहा था बी को जहर देने वालों को ढूंढने के लिए, फन को यह करते देखकर मुस्कुरा देता है। फेंग तस्वीर खराब करने के बाद जिन रुई को आते देखकर छुप जाती है। जब जिन रुई विचू की खराब तस्वीर देखती है तो बहुत नाराज हो जाती है। तभी व्यू भी वहाँ आता है। उसे देखकर वो उससे बहुत प्यार से बातें करती है। विचू कहता है, जिस किसी ने भी मेरी तस्वीर पर यह बनाया अच्छा किया। तो जिया कहती है, आप इसे अच्छा कैसे कह सकते हैं। तो जिन रुई जिया को चुप करा देती है। जब वेयचू कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। दोनों के जाने के बाद वेयू फन से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं आती। फिर काफी देर बाद जब फन सोचती है कि वेयू चला गया होगा तो वो बाहर आती है और देखती है, लेकिन वाइचू अभी भी वहाँ है। वो फन से पूछता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो कि तुमने मेरी फोटो खराब कर दी। तो वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वेयचू कैमरे की तरफ इशारा करता है, जिससे फन शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, माफ करो, मैंने यह किया, लेकिन कृपया प्रिंसिपल को मेरे बारे में शिकायत मत करना। तो वेचू कहता है, ये बाद में सोचूंगा। अगले दृश्य में वेचू प्रिंसिपल को बताता है, ड्रग फैकल्टी के सदस्यों ने बाई को जहर दिया था। वो वीडियो भी दिखाता है, जिससे प्रिंसिपल टैन को बुलाकर उसे डांटते हैं और उनके पॉइंट भी कम कर दिए जाते हैं, जिससे टैन वेयू पर बहुत नाराज हो जाता है। अगले दृश्य में वेचू अस्पताल में होने की वजह से अपनी टीम को प्रैक्टिस करा रहा है। तभी बी भी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आ जाता है। वेचू उसका स्वागत करता है तो बी कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। फेंग जी की घटना के बाद तुम बहुत बदल गए हो। तभी हम एक पुराना दृश्य देखते हैं जब फेंग जी ने उन्हें अगवा किया था। वो सब उससे लड़ रहे हैं। वी फेंग जी से लड़ रहा है, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तो बी उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन बी को बचाते वक्त फेंग जी वुचू की टांग पर इतनी जोर से मारता है कि उसकी टांग टूट जाती है, लेकिन वो इसे किसी को नहीं दिखाता। फिर वो सब मिलकर लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। वर्तमान में वेचू बी से कहता है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम भी अब आराम करो। फिर हमें अगला दृश्य दिखाया जाता है कि जब वो उस लड़ाई के बाद घर वापस आया तो चल भी नहीं सकता था। फिर वो इलाज कराने के लिए गायब हो गया। सिर्फ उसकी दादी को इस बारे में पता है। अगले दृश्य में जब फन लाइब्रेरी में होती है, वो आर्य और चांग बिंग को वी चू से बातें करते सुनती है। वो उसे ताई ची का उस्ताद कह रहे थे। यह सुनकर फन हैरान हो जाती है। फिर आर्य और चांग बिंग के जाने के बाद वो वे चू से पूछती है, क्या तुम ताई ची के उस्ताद हो। तो वो कहता है नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। तो फिंग्स कहती है, अब लग रहा है कि तुम बस कमजोर होने का नाटक करते हो। फिर बातें करते करते वो अचानक वेयू पर गिर जाती है। तो वेयू कहता है कि लगता है तुम्हें मेरे पास आने की आदत पड़ गई है। फिंग को ये बात चुभती है। वो कहती है, मैं म्यूजिक ये साबित कर दूंगी। फिर इसके बाद वो उसे लड़ने की चुनौती देती है, जिस पर वे कहता है, हाँ बस मेरे चेहरे पर मत मारना। फिंग उस पर मारने लगती है, लेकिन फिर रुककर कहती है, बाद में निपटूंगी तुमसे। फिर हम देखते हैं कि जब वी वहाँ से जा रहा होता है, फिंग उम्मीद से उस पर चुपके से हमला करती है कि वो खुद को बचा लेगा, लेकिन वो बहुत बुरी तरह गिर जाता है। तो फिंग उससे माफी मांगने लगती है और फिर उसे सहारा देकर डॉक्टर के पास ले जाने लगती है। तो वो कहता है कि मुझे अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाना है। तो फैंग उसे उसी डॉक्टर के पास ले जाती है, जो उसे जांचने के बाद समझ जाता है कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी। शायद वो उस लड़की के करीब आने के लिए नाटक कर रहा है। तो वो फैंग को बताता है वे बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं, तो उन्हें ठीक होने में काफी समय लगेगा, लेकिन बुरी बात यह है कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर यह सुनकर फेंग वेचू से कहती है, ये मेरी वजह से हुआ, इसलिए अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो वेचू खुश हो जाता है। फिर रात को फन विचू को उसके घर लाती है। वीचू उसे दरवाजे का काट देता है। फिंग पूछती है, ये किस लिए। तो वो कहता है, तुमने खुद वादा किया है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम मेरा ख्याल रखोगी, तो तुम्हें इस कार्ड की जरूरत होगी। फन फिर इसे अपने पास रख लेती है। वीचू कहता है, कल तुम्हारी कोई क्लास नहीं है तो मेरी किराने की चीजें लाने में मदद करना, मैं तुम्हें सूची भेज दूंगा। अगले दिन फेंग उसकी सारी चीजें ला रही होती है, लेकिन फल नीचे गिर जाते हैं और वो उन्हें उठाने लगती है। तभी चांग बिंग और एरिया उसे देखते हैं। चांग बिंग उसकी मदद करने लगता है। उसके जाने के बाद फन सोचती है कि मुझे जल्दी से वेचू के घर जाना चाहिए। तभी टैन वहाँ आता है और फन से कहता है, क्या तुम ये फल वीचू के लिए ले जा रही हो। तो फन पूछती है, तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है, ये उसके पसंदीदा फल हैं और मुझे पता चला कि वो घायल है, इसलिए तुम जरूर उसके लिए ले जा रही होगी। और फिर वो उसका सामान उठाकर कहता है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ आर्या और चांग बिंग भी वू के घर उसे देखने आए हैं। जब फैंग वहाँ पहुँचती है, चांग बिंग दरवाजा खोलता है और उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो उन दोनों को बताता है, ये मेरी गुजारिश पर यहाँ खाना बनाने आई है। तो चांग बिंग कहता है, इसका मतलब वो अफवाह सच है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर वो उठकर फन के सामने अच्छी तरह झुकता है, नमस्ते करता है और उसे भाभी कहकर बुलाता है, जिस पर फन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है, हम इसे राज रखेंगे। फन कुछ कहने वाली होती है जब वेचू उसे किचन में जाने को कहता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि फन ने वू के लिए बहुत कुछ बनाया है, जो वू को हैरान कर देता है, क्योंकि उसने बहुत अजीब व्यंजन बनाए हैं। फिर फन के जोर देने पर वो चखता है और कहता है, यह अच्छा है, तुम भी खाओ। जब फंग चखती है तो उसे स्वाद बहुत खराब लगता है, तो वो उसे फेंक देती है, क्योंकि वो व्यंजन बहुत नमकीन और बुरा था। फिर वो उसे सूप चखने को कहती है। चखने के बाद वी कहता है, ये अच्छा है, इसलिए तुम इसे मत चखो, ये सब मेरा है। तो फन कहती है, अगर ऐसी बात है तो और पियो। तो वो पीने लगता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि सूप भी खराब है। इसके बाद फन वू के घर की सफाई करने लगती है, जिसमें वो बचकानी हरकतें कर रही है। तभी वेचू का एक शो पीस
उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। तो फन वहां से भागने लगती है वीचू के गुस्से से बचने के लिए। फिर वो वीचू को उसके बिस्तर पर लिटाने में मदद करती है, जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। फन घबरा जाती है और कहती है कल भी उसी समय आऊंगी। उसके जाने के बाद वीचू मुस्कुराने लगता है। फन हॉस्टल जाती है और शियाओ से कहती है वी बहुत बुरा है, उसने मुझसे पूरा दिन काम कराया और तारीफ भी नहीं की। तो शियाओ कहती है उसकी मदद करते करते उससे प्यार मत करना, क्योंकि ज्यादा समय एक साथ बिताने से प्यार होने लगता है। तो फन कहती है ऐसा नहीं होगा, भले ही वेचू दुनिया का आखिरी इंसान हो तब भी मैं उससे डेट नहीं करूंगी। मैं अभी उसकी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी वजह से घायल हुआ। अगले दिन वेचू फन को फोन करके अपने घर बुलाता है। अब नाश्ते के दौरान वेचू हिसाब लगाकर फन को बताता है तुम्हारी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ ताई ची तकनीकें सीखनी होंगी, फिर मैं तुम्हें यह नुकसान माफ कर दूंगा। तो फन मान जाती है। वेचू उसे बताता है तुम इतने दिन मेरे पास रहकर ताई ची सीख सकती हो। यह सुनकर फन कहती है लेकिन मुझे पहले दादा से बात करनी होगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बाहर ताई ची का इस्तेमाल करने से मना किया है। तो वेचू कहता है मैं खुद तुम्हारे दादा से बात करूंगा खुद। वो फन से गाड़ी का इंतजाम करने को कहता है। फिर फन शियाओ को फोन करके बताती है कि गाड़ी लेकर आओ। फिर फन वीचू को बाहर लाती है और शियाओ को फोन करती है अब तक क्यों नहीं आई तुम। तो शियाओ कहती है मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। तो फन वीचू को ले जाने लगती है, लेकिन तभी तान आकर फन से कहता है कि उसके साथ गाड़ी में आ जाओ। वीचू समझ जाता है कि तान किसी कारण से उसकी मदद कर रहा है। फिर तीनों जा रहे हैं और फन कहती है सीनियर आप ये भी नहीं पूछ रहे कि हमें कहाँ जाना है। तो टैन म्यूजिक कहता है उससे पहले मुझे वेचू से कुछ काम है, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो एक गैरेज में गाड़ी लाता है जहाँ उसके फैकल्टी के सदस्य भी हैं। टैन वेचू से बाहर आने को कहता है। फन उसे मारती है और दरवाजे से बाहर फेंक देती है। तो टैंस कहता है तुम काफी ताकतवर हो, लगता है तुम ही वो रहस्यमयी लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। फिर फिंग गाड़ी का दरवाजा बंद करके सबसे लड़ने लगती है। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी सदस्यों को हरा देती है। फिर टैन कहता है मैं अरिया और चोंग बिंग को बता दूंगा कि तुम ही वो रहस्यमयी लड़की हो। यह सुनकर फन थोड़ी चिंतित हो जाती है। वीचू उसे सबके चेहरे बिगाड़ने के लिए एक पेंसिल देता है। तो फन इस आइडिया पर मुस्कुराने लगती है। फिर उसके बाद फन टैन की गाड़ी में वीचू को अपने दादा के यहाँ ले जाने लगती है। दादा वीयू का स्वागत करते हैं। फिर वो वेचू से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारे यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ। तो वेचू अपना पूरा नाम बताता है, जिससे दादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ताई ची समाज के भावी उत्तराधिकारी हैं। फिर दादा फिंग को किचन में जाकर खाना गर्म करने को कहते हैं। फिर वीचू कहता है दादी ने भी एक बार आपके बारे में बताया था। यह सुनकर दादा सोचते हैं कि तो वो सब जानते हुए यहाँ आया है। अगले दृश्य में हम वीचू को फिंग और उसके दादा के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। दादा कहते हैं वीचू क्या खाना पसंद आया। तो वो कहता है हाँ आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। दादा खुद चू को खाना परोसते हैं। तो फोंग ये देखकर जल जाती है। फिर खाने के बाद दादा वीचू से कहते हैं पुराने मामले जल्द से जल्द सुलझाने चाहिए। तभी दोनों चुप हो जाते हैं जब फन आती है। फन कहती है तुम मेरे आने पर चुप क्यों हो गए। तो दादा कहते हैं हम कुछ पुरानी बातें कर रहे थे जो तुम नहीं समझोगी। फिर वेचू कहता है आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मतलब दादा ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने की इजाजत दे दी है। फिर हमें फेंक के हाथ में एक समझौता दिखाया जाता है। दादा उसे बताते हैं वीचू ताई ची के उत्तराधिकारी हैं। वो खुद तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं, तो यह मौका बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हें गंभीरता से अपने गुरु की हर बात माननी होगी। फेंक भी पारंपरिक तरीके से वीयू को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करती है और उसके आदेश मानने का वादा करती है। विचू दादा से कहता है मैं अपनी शिष्या का भी ध्यान रखूंगा, मुझे यह बात सबसे छुपानी होगी कि फन मेरी शिष्या है। फन थोड़ी उलझन में है, तो दादा कहते हैं समय के साथ सब समझ जाओगी जहाँ असली प्रतिभा है। फिर क्योंकि देर हो रही थी, दादा वेचू से वहीं रुकने को कहते हैं और फन के बचपन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि जब से उसके माता पिता विदेश गए फन शुरू से मेरे साथ है। मैंने उसे ताई ची इसलिए सिखाई ताकि वो खुद को बुरे लोगों से बचा सके। फिर फन आती है और दादा को सोने भेज देती है। तो वेचू फन से कहता है तुम्हारा अपने दादा से बहुत गहरा रिश्ता है, यह देखकर मुझे खुशी हुई। तो फन उससे कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही है। तो वेचू को याद आता है कि जब वो घायल था उसने घर पर बहुत समय अकेले बिताया था, तब वो बहुत उदास रहता था। अब यह सोचकर भी उसे उदासी होती है। फिर रात को फन वेचू को अपने कमरे में सोने को कहती है। तो वेट्टू फन की तस्वीरें देखता है और सोचता है न जाने कब तुम मेरी भावनाएं समझोगी। अगली सुबह जब फन उठती है तो उसके कंधे में दर्द होता है। तभी कोई उसके कंधे की मालिश करने लगता है। वो सोचती है कि दादा कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे वीचू दिखता है और वो पीछे हट जाती है। फिर नाश्ते के बाद फन वीचू के साथ यूनिवर्सिटी जाने लगती है। फिर वहां पहुंचकर फन टैन की गाड़ी नो एंट्री जोन में रोकती है। वीचू कहता है पुलिस खुद उसके मालिक से बात करेगी। टैन भी वे चू और फोंग पर बहुत नाराज होता है। फिर अगले दृश्य में किसी का टैन को फोन आता है और वो पूछता है काम अब तक नहीं हुआ। तो टैन कहता है उस लड़की ने उसे फिर बचा लिया। तो वो इंसान टैन को एक और मौका देता है। अगले दृश्य में फोंग वू के लिए खाना बनाती है। वो चखता है और उसकी तारीफ करता है, जिससे वो खुश हो जाती है। फिर वो वेचू को बताती है कल मेरी परीक्षा है, इसलिए मुझे तैयारी करनी होगी, तो कुछ दिन नहीं आऊंगी। लेकिन वेचू कहता है मैं तुम्हारी तैयारी करा दूंगा। लेकिन फेंग उसकी बात को गंभीरता से लिए बिना वहां से चली जाती है। अगले दिन टीचर क्लास में ऐलान करता है कि फेंग की पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए चुनी गई है, इसलिए हमारी फैकल्टी की तरफ से फेंग उस प्रदर्शनी में जाएगी। लेकिन फेंग को ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसके दादा की पेंटिंग थी। फिर जब वो प्रदर्शनी में पहुंचती है तो वहां एक जापानी छात्र शायुई से मिलती है जो फेंग से खुद का परिचय देता है। फिर बातें करते करते दोनों को लगता है कि उनमें बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। फिर जब फेंग की पेंटिंग के बारे में बात हो रही होती है, शॉन फेंग की बहुत तारीफ करता है और एक कविता भी सुनाता है जिसकी आखिरी पंक्तियां वो याद नहीं कर पाता, तो फेंग कविता पूरी कर देती है। शॉन कहता है ये कमाल है कि तुम्हें कविताओं में भी दिलचस्पी है। फिर दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो
जाती है। फिर प्रदर्शनी के बाद फिंग शॉन को अपनी यूनिवर्सिटी आने का न्योता देती है, जो शॉन मान लेता है। इसके बाद जब फिंग वेइचू के घर रात का खाना बनाने जाती है तो वो देखती है कि वेचू ने पहले ही खाना बना लिया है। वो फिंग को डांटता है, समय पर आया करो। फिर वो फिंग को अपने बनाए हुए नूडल्स चखाता है। फिर खाते खाते फिंग को याद आता है कि वेचू की टांग में बहुत दर्द था। वो सोचती है तो फिर वो इतनी फुर्ती से कैसे चल रहा है। तो वो पूछती है वेचू से, तुम्हारी टांगों में बहुत दर्द था। यह सुनकर वेचू भी हैरान हो जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया। फिंग गुस्से से चिल्लाती है, तुम बहुत बड़े नाटकबाज और झूठे हो, अब मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। वेचू सोचता है, मैं कैसे भूल गया कि मुझे उसके सामने नाटक करना है। अगले दृश्य में जब फन पढ़ाई कर रही है, उसे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे वेचू का फोन आता है, जो उसे वापस आने को कहता है, लेकिन फन मना कर देती है। वीयू कहता है, मैं तुम्हारी परीक्षा की अच्छी तैयारी करा दूंगा। तभी वेचू को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, उस पर किसी का हमला होता है। फिर उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ फन को भी लगता है कि वीचू किसी मुसीबत में है, तो वो उसकी मदद के लिए जाने लगती है। वहाँ वीचू खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कमजोर शरीर की वजह से ज्यादातर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी चांगबिंग और अराया, जो वू को देखने आए थे, ये सब देखते हैं और उसकी मदद करते हैं। फिर वो हमलावर वहाँ से भाग जाता है। चांगबिंग और अरिया को बाहर एक हेयर क्लिप मिलती है। फिर ये तीनों बात करते हैं कि वो हमलावर कौन हो सकता है। तभी फन भी वहाँ पहुंचती है। वो बहुत परेशान होकर वेचू से पूछती है, तुम ठीक हो? वेचू ने कहता है, हाँ, ये बस एक बिल्ली की वजह से हुआ। लेकिन फिंग कहती है, इतना शोर एक बिल्ली से नहीं हो सकता, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? अरिया और चांगपिंग फोंग को वू की चिंता करते देखकर मुस्कुराते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फन वू से कहती है, तुमने उन्हें क्यों नहीं समझाया कि हमारे बीच कुछ नहीं है? तो वो कहता है, मैं उन्हें क्या बताता, तुम रात को मेरी चिंता करते हुए यहाँ क्यों आई? तो वो कहती है, मैं बस इसलिए आई क्योंकि मैंने तुम्हें मुसीबत में देखा। कोई भी मुसीबत में होता मैं उसकी मदद करती। वीचू कहता है, अब जब तुम वापस आ गई हो तो मेरे आदेश मानने होंगे। तो फन साफ मना कर देती है। तो वेचू उसे चेतावनी देता है, तो फिर मैं दादा को बताऊंगा कि तुम समझौते के नियम नहीं मान रही। तो फन मान जाती है। फिर लड़ाई की वजह से वीचू का शरीर दर्द करने लगता है, तो फन उसे उसके कमरे में लिटा देती है। वी उसे हॉस्टल वापस जाने को कहता है। फेंक वीचू के पास होने पर घबरा जाती है और बाहर जाती है। वो सोचती है कि मेरी ये हालत क्यों हो रही है। तभी उसे बाहर एक कीड़ा दिखता है, जिससे वो डर जाती है और चीखने लगती है। वी बाहर आकर देखता है। फेंक उसे गले लगाकर बताती है कि एक कॉकरोच है वहाँ। तो वेचू कहता है, ये कॉकरोच नहीं बल्कि एक सुनहरा कछुआ है, इसलिए डरो मत। और फिर वो उसे दूर हटा देता है। फिर फेंक कहती है, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है, इसलिए जा रही हूँ। तो वेचू कहता है, मैं तुम्हारी तैयारी में मदद करूंगा। फिर वो फन को जरूरी नोट्स देता है। तो फन कहती है कि तुम्हें आर्ट के बारे में इतना ज्ञान कैसे है? तो वो कहता है, आर्ट और ताइची दोनों एक जैसे हैं। फिर पढ़ते पढ़ते वीचू उसे बताता है, मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग का समय तय कर दिया है जब तुम क्लास से खाली रहती हो। अब फन टाइम टेबल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये बहुत कठिन था, लेकिन विचू कहता है, यह सब तुम्हें करना होगा। फिर अगले दिन फेंक की परीक्षा बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि सभी सवाल विचू के नोट से थे। फेंक परीक्षा के बाद बहुत खुश है। फिर टीचर आकर एक नए छात्र के बारे में बताता है, जो शायुए है। फेंक उसे देखकर हैरान हो जाती है। टीचर शॉन की बहुत तारीफ करता है। फिर वो फेंक को उसे यूनिवर्सिटी की सैर कराने और चीनी संस्कृति के बारे में बताने को कहता है। शॉन अपनी सीट पर बैठकर फेंक से कहता है, फिर मिलकर अच्छा लगा। उन्हें बातें करते देखकर जिन रुई फिर से जल जाती है। शॉन फेंक से कहता है, कल तुम मुझे यूनिवर्सिटी की सैर कराओगी और चीनी संस्कृति के बारे में सब बताओगी। तो फन मान जाती है। अगले दृश्य में फेंक वू के घर जाती है और उसे ढूंढ रही है, क्योंकि वो घर पर नहीं था। तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें वेओ ने उसे एक जगह आने को लिखा था। फिर फन वहां जाती है और वेचू उसकी ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे बताता है, एक बार जब तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओगी तो तुम जल्दी से छुपी हुई ताइची सीख जाओगी। फिर वो उसके मोबाइल की रिंगटोन बदल देता है और कहता है, मैंने तुम्हारा समय सारणी बना दी है, अगर तुम ये 6 से 7 ट्रेनिंग कर लो तो तुम ताइची सीख जाओगी। फिर वो उसे कहता है कि कल से आना, देर से आने पर सजा भी हो सकती है। अगली सुबह फन अलार्म की आवाज से उठती है। वो वू के पास जाती है और वो कहता है, तुम 15 मिनट देर से आई, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। फिर वेचू उसे बहुत दौड़ाता है। फिर अगले दृश्य में वेचू फेंक को प्रैक्टिस के लिए एक ताइची ड्रेस देता है। तो वो कहती है कि टीचर ने मुझे जापानी छात्र को यूनिवर्सिटी की सैर कराने का काम दिया है, इसलिए मुझे जाना होगा। वो शॉन की बहुत तारीफ करती है, वो बहुत सुंदर है। वेयू यह सुनकर बहुत जल जाता है। तो वो फन से कहता है, मैं किसी और छात्र को उस लड़के की सैर कराने भेज दूंगा, तुम आज बस ट्रेनिंग करोगी। फिर वो फन को ट्रेनिंग कराता है। फन कहती है, दादा मुझे बहुत मजे से ट्रेनिंग देते थे, तुम बहुत कठोर हो। तो वो कहता है, तुम्हारे दादा ने तुम्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी, इसलिए मैं तुम्हें सही तरीके से ट्रेन कर रहा हूँ। तो फन कहती है, मेरे दादा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो वो कहता है, मेरी ट्रेनिंग के बाद तुम अपनी अंदरूनी शक्ति महसूस कर पाओगी। अगले दृश्य में जब फन यूनिवर्सिटी से वेचू के घर जा रही है, रास्ते में उसे शॉन मिलता है। वो उससे सैर न करा पाने के लिए माफी मांगती है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग की वजह से फन के हाथ में दर्द है। तो वो अपना हाथ रगड़ने लगती है। तो शॉन उसका हाथ छूकर कहता है, क्या यहाँ कोई तुम्हें तंग करता है? तो फन कहती है, नहीं, लेकिन तभी कोई उनकी इस तरह की फोटो खींच लेता है। फिर वो वीचू द्वारा ट्रेनिंग के लिए बताई गई जगह पर जाती है, जहाँ वीचू उसे बहुत दौड़ाता है। फिर इसके बाद जब फन वू के पास जाती है, वो ध्यान में बैठा हुआ है। तो वो उसे ध्यान से देखती है और सोचती है कि वेटू कितना सुंदर है। तभी वो उसे देखता है और कहता है, क्या देखकर थक गई? यह सुनकर फन पीछे हट जाती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। और फिर क्लास का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब फेंग वेचू के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, कोई उन दोनों की फोटो खींच लेता है। फिर जब फेंग क्लास में जाती है, सब उसके बारे में बात कर रहे थे। ये लड़की एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही है। फेंग को कुछ समझ नहीं आता। वो क्लास में जाकर शियाओ से पूछती है, तो वो उसे बताती है, किसी ने
ग्रुप में तुम्हारी वेचू के साथ और शैन के साथ दोनों की फोटो डाल दी है और पोस्ट किया है कि यह लड़की एक साथ 2 लड़कों को डेट कर रही है। यह सुनकर फेंग बहुत नाराज हो जाती है। जब विच्चू को भी ये पता चलता है, वो शॉन और फेंग के उस लेख को देखकर बहुत नाराज हो जाता है, तो वो फेंग के हॉस्टल में उससे बात करने आता है। जब फेंग नीचे बात करने आती है, शैन भी वहाँ बात करने आता है। व्यू शॉन के सामने दिखाता है कि फोंग सिर्फ उसकी है। शॉन को यह पसंद नहीं आता। शॉन फैंग से वीचू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वी उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिता जल्द शुरू होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तुम जरूर हिस्सा लो। फन उसकी बातों से हैरान हो जाती है। शॉन भी जलने लगता था और जब वो फन से बात करता है, विचू जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाता है। अगला दृश्य ट्रेनिंग का है, जहाँ विचू फन को कड़ी ट्रेनिंग देता है ताकि वो प्रतियोगिता में अच्छा कर सके। हालांकि उसने फैंग के दादा से अभी तक बात नहीं की है। नया साल आता है, वीचू अकेला है जबकि फेंग अपने दादा के साथ जश्न मना रही है। वो पकौड़े सजाती है और कहती है, यह वीचू है। दरवाजे की घंटी बजती है और वीचू एक तोहफा लेकर उनके घर आता है। दादा उसका स्वागत करते हैं और फन से कहते हैं, वीचू की मदद से बैनर लगाओ। बैनर लगाते वक्त फन वीचू से पूछती है कि वो उनके साथ नया साल क्यों मनाना चाहते थे। वीचू कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें याद कर रहा था। फिंग थोड़ी घबरा जाती है। तीनों मिलकर पकौड़े खाते हैं। वीचू दादा को बताता है कि वो चाहता है कि फिंग विश्व आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा ले। दादा पहले मना करते हैं लेकिन फिर मान जाते हैं जब वी कहता है, मैं उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। फन कहती है, मेरी मर्जी भी पूछो। इसके बाद वो वी यू की शिकायतें करती है और सब हंसने लगते हैं। फिंग को शॉन का एक संदेश आता है और वो जवाब देती है। वीचू को जलन होती है और पूछता है कौन है। फिंग चुप रहती है। शॉन उसे शॉपिंग के लिए जाने को कहता है और वो मान जाती है। बाजार में फिंग, शिया और शैन मजे करते हैं। शैन नाचते हुए टोपियां लगाता है और कहता है, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। फोंग उसे ढांढस बंधाती है। शियाओ पटाखों का सुझाव देती है। सब मिलकर पटाखे जलाते हैं और चाहते हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा रहे। अगले दिन क्लास में सब फन के बारे में गपशप कर रहे हैं कि वो 2 लड़कों को डेट कर रही है। फन चुप रहती है, लेकिन जब वो किताब खोलती है, उसमें नकली कॉकरोच हैं जो उसे डरा देते हैं। कैंटीन में भी गपशप होती है। शियाओ कहती है कि वे चू से दूर रहो और शॉन के बारे में पूछती है। फेंग कहती है कि वो बस दोस्त है और वी के सुझाए डाइट खाने लगती है। शॉन फेंग से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसे यह सब सुनना पड़ा। फेंग कहती है, कोई बात नहीं। शैन कहता है, तुम मेरी दोस्त हो। और अब शियाओ भी। फिर फन वेई चू के घर जाती है जहां वो उसके लिए खाना बना चुका होता है। फन उसे अपना सपना बताती है कि वो एक रेस्तरां खोलना चाहती है। वेचू पूछता है, लोग गपशप कर रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती। फन कहती है, अब मैं एक यूनिवर्सिटी लेडी हूँ, कुछ कहूंगी तो मेरी इमेज खराब होगी। वीचू कहता है, मुझे तुम्हारी टॉमबॉय वाली पहचान ज्यादा पसंद थी। फन रेसिपी देखकर खाना बनाती है, लेकिन वो बहुत तीखा होता है। वीचू की तबीयत बिगड़ जाती है। फन कहती है, सूप बनाती है। वो सबसे तीखी चीजें डालकर सूप बनाती है, चखती है और कहती है, अच्छा नहीं है। फिर और चीजें मिलाती है। वी देखता है कि वो सो गई है। फिर वो जागती है और उसे बताती है कि सूप तैयार है। वेचू चखता है, कहता है, मैं कमरे में जाकर पीऊंगा। फेंग खुश होती है कि उसने अच्छा सूप बनाया। फिर तान उस रहस्यमयी लड़की से मिलता है जिसने वेचू पर हमला किया था। वो कहती है कि उस लड़की ने वो दोनों पेंटिंग नहीं बनाई। तन कहता है, यह तो वाकई बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरे दृश्य में फन अपना स्विम सूट निकालती है, लेकिन वो गायब है। वो परेशान होती है कि शायद उसकी क्लास छूट जाए। लड़कियां हंस रही हैं। श्याओ उससे बात करती है, लेकिन फन उसे रोक देती है। शॉन लड़कियों से ड्रेस वापस ले लेता है। वो सब सुनता है और शॉन से कहता है, वो मेरी दोस्त है, मुझे उसकी चिंता है। व्यू फोंग को उसका सूट देता है और उसे बताता है कि कभी खुद को तंग मत होने देना। इससे फोंग का हौसला बढ़ता है और वो क्लास में जाती है। जिन, रुई और जिया सोचती हैं कि फिंग नहीं आएगी, लेकिन वो आती है और सीधे उनसे पूछती है कि उनकी समस्या क्या है। गिया कहती है, तुम यूनिवर्सिटी लेडी हो, सलीके से बात करो। फिंग जवाब देती है, मैं अभी भी वही हूँ और तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। फिर वो गिया को पूल में धकेल कर चली जाती है। अगले दृश्य में वेचू अपनी दादी के साथ है जो उससे उस लड़की के बारे में पूछती हैं जिसके साथ उसे देखा गया था। वीचू घबरा जाता है और कहता है, वो बस मेरी जूनियर है। दूसरे दृश्य में बी, चोंगबिंग और वेचू बैठकर शॉन की बातें कर रहे हैं। चोंगबिंग कहता है, तुम जलन में लग रहे हो। बी भी सहमत होता है। चोंगबिंग सलाह देता है, अगर तुम्हें फन की परवाह है तो उसे अपनी भावनाएं बताओ। वीचू कुछ सोचने लगता है। फिर शॉन फेंग और शियाओ के पास आकर उन्हें धौंस जमाने वाली लड़कियों को सबक सिखाने के लिए शाबाशी देता है। वो कहता है कि वो आर्ट प्रदर्शनी में जा रहा है और चला जाता है। वहाँ वेचू एक भाषण देता है और जिन, रुई उससे फेंक के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। वीचू कहता है, मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करूंगा। फन थोड़ी दुखी होती है, लेकिन फिर वी कहता है, मेरा फेंक के साथ रिश्ता तुम्हारे सोचने से कहीं बेहतर है। सभी तालियां बजाते हैं और जिन, रुई को बुरा लगता है। आगे वेचू फेंक को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। शियाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेंक उसके साथ चली जाती है। ट्रेनिंग कैंपस के स्विमिंग पूल में होती है। फेंक कपड़े बदलकर शर्माते हुए बाहर आती है। वेओ उसका हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। दोनों थोड़ा मजे करते हैं और फन को अपनी ट्रेनिंग में आत्मविश्वास महसूस होता है। अगले दृश्य में हम आर्ट फैकल्टी में देखते हैं। जैन, रुई सभी को बताती है कि फन को किसी दूसरे की पेंटिंग से दाखिला मिला था। सब फोंग को ताने देते हैं। शियाओ उसका साथ देती है, लेकिन जिया उसे चुप करा देती है। जिन, रुई फन की हाई स्कूल की पेंटिंग दिखाती है। सभी हंसते हैं। प्रोफेसर फोंग से सच मांगता है। वो कहती है, हाँ ये मेरी नहीं है, मैं गलती से ले आई थी। सब कहते हैं, इसे निकालो। कुछ लोग उस पर ब्रश से मारते हैं। फन माफी मांगती है और एक मौका मांगती है। तभी वेचू आता है और टीचर से कहता है, इसे एक मौका दो। टीचर उसे 2 हफ्ते का समय देता है अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। फन बाहर जाती है और रोती है, मुझे नहीं पता मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। वीचू उसे
गले लगाकर कहता है कि सब ठीक होगा। जब फन को एहसास होता है कि वो बहुत पास आ गए हैं तो वो हट जाती है। वीचू फिर कहता है अब तुम्हारी प्रतिभा सामने आएगी। अगले दृश्य में शॉन क्लास में फेंक के पास आकर कहता है मुझे पता है आज आर्ट गैलरी में क्या हुआ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फेंक पूछती है तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों है? वो कहता है क्योंकि तुम गलत लड़की नहीं हो, जो भी हुआ उसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। फेंक का मन ठीक नहीं है तो शॉन उसकी नकल उतारता है, जिससे फन हंस देती है और कहती है शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि 10 किसी को एक ईमेल भेज रहा है, लीडर अब वापस आ जाओ, वक्त सही है। वो कहता है एक सच सामने आने वाला है जो सबको चौंका देगा। दूसरी तरफ फेंक वेचू के घर पेंटिंग बनाने जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या बनाए तो वेचू कहता है जो मन में आए वो बनाओ। वीचू फन की एक सुंदर ड्राइंग बनाता है, फैंग को वो पसंद आती है। फैंग भी वेचू की एक ड्राइंग बनाती है जो उसे पसंद नहीं आती। वीचू कहता है पहले जानवर बनाना सीखो। जब वो शीट फाड़ने वाली होती है विचू कहता है ये $10,000 की है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। फन हैरान हो जाती है। फैंग फिर एक खरगोश की पेंटिंग बनाती है और वू की पेंटिंग के साथ लगाना चाहती है। वेचू मना करता है तुम्हारी पेंटिंग बचकानी है। फिर वो उसे पेंटिंग का ज्ञान देता है। अगले दृश्य में वेचू फेंग को बाहर ले जाकर कहता है ताइची और आर्ट एक जैसे हैं, मन शांत होना चाहिए। फेंग ताइची में आगे बढ़ती है। वीचू कहता है आज बेहतर था लेकिन तुम और बेहतर हो सकती हो। अगले दृश्य में फेंग अपने कमरे में ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही है। वीचू आता है, वो परीक्षण को लेकर घबराई हुई है। वीचू कहता है शांत मन से करो, तुम ताइची की खिलाड़ी हो। अगले दिन छात्र और टीचर फन की ड्राइंग देखने आते हैं। शुरुआत अच्छी होती है लेकिन मेज टूट जाती है और ड्राइंग खराब हो जाती है। जिन, रूई और जिया उसका मजाक उड़ाते हैं। टीचर कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका था। फन कहती है नहीं सर मैं इसे ठीक करूंगी। शियाओ मदद करती है। वीचू भी आता है। फिंग नई ड्राइंग बनाती है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। टीचर कहता है मुझे पता था मेरी छात्री मेहनती है। सभी तालियां बजाते हैं। फिंग भावुक होकर कहती है मेरी जिंदगी में एक इंसान है जो हमेशा मुझे प्रेरणा देता है। सभी तालियां बजाते हैं। फन और वीचू बाहर खाने जाते हैं। फंग ज्यादा मांस खाती है। वी रोकता है लेकिन वो दिखावे के लिए और खाती है। वीचू मुस्कुराता है और कहता है इतनी कैलोरी अच्छी नहीं। घर पहुंचने पर वो उससे कड़ी एक्सरसाइज करवाता है। फोंग का बुरा हाल हो जाता है। अगले दृश्य में शॉन फोंग से मिलने आता है। असल में वो जानना चाहता है कि वो खास इंसान कौन था जिसका नाम उसने लिया, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। फिर वो कहता है मैं अपने जापानी दोस्तों के लिए तोहफे खरीदने जाना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ बाजार चलोगी? फेंग और शिया बाजार में शॉपिंग करने जाती हैं। शॉन उनके लिए कपड़े भी खरीदता है और फिर सभी उन्हें पहनकर देखते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। अगले दृश्य में वो यूनिवर्सिटी आते हैं और शेन उन्हें धन्यवाद देकर चला जाता है। अगले दृश्य में फेंग फिर अपने मोबाइल पर है। बिट्टू नाराज होता है। वो उससे काम कराता है लेकिन फेंग पहले ही काम कर चुकी है तो वो उसे अपने कमरे से कुछ लाने को भेजता है। आखिरकार वो मोबाइल छोड़कर कमरे में जाती है। वहाँ उसे वही कोड दिखता है जो जल गया था, लेकिन वीचू ने उसे ठीक कर लिया था। फन कहती है तुम कितने प्रतिभाशाली हो, कढ़ाई में भी इतने अच्छे हो, एक दुकान खोलकर बहुत पैसे कमा सकते हो। वीचू कहता है मेरी दादी ने मुझे कढ़ाई सिखाई थी। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर चोंग बिन और अर्या हैं। वो फेंक को बधाई देते हैं फिर अंदर आते हैं। चोंग बिन कोट देखता है और उसे बहुत पसंद आता है तो वीचू कहता है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो रख लो। चोंग बिन हैरान हो जाता है सच में। फिर थोड़ी देर बैठकर वो कोट लेकर चला जाता है। फन वीचू से कहती है अब जब कोट ठीक हो गया तो मुझे माफ कर दो। वीचू कहता है ये कोट मैंने अपनी प्रतिभा से ठीक किया, अगर तुम ताई ची की अच्छी प्रैक्टिस करोगी तो माफ कर दूंगा। अगले दृश्य में शियाओ फन से कहती है शॉन के साथ खींची तस्वीरों के प्रिंट आ गए। जब फन शियाओ के साथ तस्वीरें लेने जा रही होती है रास्ते में वेचू से टकरा जाती है। तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं। वेचू फेंग की शॉन के साथ तस्वीरें देखकर नाराज हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि फेंग वेचू का घर साफ कर रही है। वहाँ उसे कॉमिक किताबें मिलती हैं। वो कहती है तुम्हारे पास ये किताब थी, पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा तुम्हारे पास बस उबाऊ किताबें ऐसा है। फिर वेचू कहता है ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया था। फिंग फिर दूसरी किताबें देखती है और उसे वो फोटो मिलती है जिसमें जिया फिंग की पहली पेंटिंग खराब करते दिख रही है। वो कहती है ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेचू कहता है मैं ये आज लाया। फिर फेंग जिया के पास जाकर उसे वो फोटो दिखाती है। जिया इसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये फर्जी फोटो है। फिंग कहती है ये मैंने सर को दिखाई है। जिया कहती है ये फर्जी है। और फिर जिन रुई से कहती है कि फेंग को बताओ कि ये फर्जी है। जाइन रुई कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर गिया कहती है तुमने ही मुझसे ये करवाया था। जिन रुई कहती है तुम क्या कह रही हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं करवाया। और फिर गिया सब उजागर कर देती है। जिया कहती है मैंने आज तक फन को सिर्फ इसलिए परेशान किया है क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं थी, क्योंकि तुम्हें WCHU पसंद था। पिछली बार भी मैं ही थी जिसने वो मेज तोड़ी थी ताकि उसकी पेंटिंग खराब हो जाए। यह मैंने इसलिए किया ताकि तुम उसे पा सको, लेकिन तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। इसी दौरान टीचर और WCHU ये सब सुन रहे होते हैं। दोनों कमरे में आते हैं। टीचर जी आइए और जिन रॉय को डांटता है और कहता है फिंग के साथ ये नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारी सहपाठी थी। ये वो दिन है जो हम बाद में याद करते हैं, लेकिन तुम दोनों ने ईर्ष्या की वजह से सारा समय बर्बाद कर दिया और अपनी दोस्ती और भरोसा भी खो दिया। जिया और जिन रुई बुरी तरह रोती हैं। जिन रुई वहाँ से चली जाती है। अगले दृश्य में फन बहुत खुश है कि उसने जिया और जिन रुई को टीचर के सामने बेनकाब कर दिया। अगली बार कोई मुद्दा होगा तो पहले शक इन्हीं पर होगा। फिर वेचू कहता है अगर तुम आज इतनी खुश हो तो आज ट्रेनिंग नहीं करवाऊंगा। यह सुनकर फन और भी खुश हो जाती है। अगले दृश्य में वेचू फन को पिकनिक पर ले जाता है। फेग हैरान होती है आज भी ट्रेनिंग नहीं करवाओगे? देखो फन उंगली उठाते हुए कहती है अगर ट्रेनिंग कराई तो तुम्हें मार दूंगी। तभी वेचू उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारा हाथ बहुत प्यारा है। फिर बहुत घबराकर वहाँ से चला जाता है। फन हैरान होती है सीनियर वेचू ने आज मेरी तारीफ कैसे कर दी। अगले दृश्य में दोनों
मछली पकड़ते हैं जहाँ उनका अच्छा समय बिताता है। फिर वो बैठकर बातें करते हैं और इसी दौरान वेयू ढेर सारा खाना भी लाया था, खाने लगते हैं। तो फेंग कहती है इसके बाद मुझे एक्सरसाइज नहीं करवाओगे ना? वो कहता है नहीं। अगले दृश्य में भी देखता है कि वो सो गई है और कहता है मुझे आमतौर पर तुम तब पसंद होती हो जब बात करती हो, लेकिन कभी कभी जब तुम चुप होती हो तब भी। इस तरह वो कुछ उठाने लगता है तो दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। फेंग व्यू को देखने लगती है। माहौल बहुत रोमांटिक होने लगता था, लेकिन तभी विचू हट जाता है और दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे थे और यह पहली बार था जब फन को वू के लिए कुछ महसूस हो रहा था। अगले दृश्य में विचू फन को ट्रेनिंग दे रहा है। फन सही से नहीं कर रही, लेकिन उल्टी सीधी बचकानी हरकतें कर रही है जिससे विचू बहुत जोर से हंसता है, लेकिन फिर वो अपनी हंसी रोककर उसे डराने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाता है। तो फेंग सोचकर प्रैक्टिस करने लगती है, शायद वो सच में मार दे। फिर विचू कहता है यह पत्थर उठाओ। फेंग उसी पत्थर को उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती और कहती है इसका मतलब वेयू बहुत ताकतवर है लेकिन अभी एनर्जी बचाने के मोड में है। अगले में हम देखते हैं कि शॉन फेंग के सामने अपनी प्रेम भावनाएं व्यक्त करने आया है और कहने लगता है कि असल में मैं जापान वापस जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बताना चाहता था कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, इतना कि मैं चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। फन यह सुनकर हैरान हो जाती है। शॉन कहता है एक बार मिलना इत्तेफाक हो सकता है लेकिन बार बार मिलना किस्मत होती है, और फिर वो एक जापानी शादी की गांठ निकालकर फन को देता है। फेंग कहती है माफ करो लेकिन मेरा जवाब ना है, क्योंकि जब तुमने कहा कि एक बार मिलना इत्तेफाक होता है और बार बार मिलना किस्मत, तो मेरे मन में कोई और आ गया। शॉन ये सुनकर दुखी हो जाता है लेकिन अपना दुख छुपाकर फन के फैसले का सम्मान करते हुए जापान वापस चला जाता है। अगले दृश्य में फन वेचू के घर बड़े प्यार से आती है क्योंकि अब उसे अपनी भावनाओं का पता है कि वो वेचू को पसंद करती है। आज वो उससे प्यार से बातें करती है, एक फोटो भी खींचती है जो अच्छी आती है। वेचू उलझन में पड़ जाता है, आज इस लड़की को क्या हो गया जो ऐसे बर्ताव कर रही है। फिर सफाई करते वक्त वो बार बार वीची को परेशान करती है, लेकिन वीआईची कहता है काम पर ध्यान दो। अगले दृश्य में टैन और उसके टीम के सदस्य ताइची फैकल्टी में आकर अरिया और चांग बिंग से कहते हैं पिछली बार तुम्हारी एंट्री अचानक थी, कोई तैयार नहीं था, ये धोखा था, तो चलो फिर से लड़ते हैं। अरिया कहती है बिल्कुल, एक टीम का सदस्य ज्यादा बोलता है। तो चांग बिंग उससे कहता है ए रुको, तुम ही हो ना जिसे मैंने उठाकर फेंका था। ताइची फैकल्टी के सदस्य हंसने लगते हैं। लड़ाई होने वाली होती है लेकिन शियाओ बीच में आकर सबको रोक देती है और कहती है तुम सब लड़के हो लेकिन ताइची फैकल्टी में लड़कियां भी हैं, इसीलिए तुम लड़कियों को तंग नहीं कर सकते। उसी पल एक सदस्य शियाओ को मारने वाला होता है लेकिन बी बीच में आ जाता है और उसे बचाता है और पूछता है कुछ, क्या तुम ठीक हो? शियाओ ये देखकर बहुत खुश होती है। बी सबसे बात करता है। टैन एक शर्त रखता है, अगर हम जीते तो ताइची फैकल्टी बंद कर दी जाएगी। एक पुरानी याद में टैन को याद आता है कि उसने अपनी फैकल्टी में ताकतवर लड़ाकू जोड़े हैं, इसलिए उसे यकीन है। तभी व्यू आता है, वो कहता है ठीक है, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर हम जीते तो तुम हमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मौका दोगे। टैन पहले चुप हो जाता है, लेकिन जब ताइची फैकल्टी के सदस्य कहते हैं क्यों डर रहे हो, तान मान जाता है। अगले दृश्य में फेंग प्यार से एक स्कार्फ बुन रही है। शियाओ पूछती है ये किसके लिए है? फेंग कहती है दादा के लिए, लेकिन असल में वू के लिए है। वो वूचू के घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ताइची फैकल्टी की टैन की टीम के साथ प्रतियोगिता होने वाली है। अगर वो जीते तो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाएंगे, नहीं तो फैकल्टी बंद हो जाएगी। फन कहती है अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन वेचू मना कर देता है। फिर फन उसे आंखें बंद करने को कहती है और उसे स्कार्फ पहना देती है। वीचू हैरान होकर पूछता है ये तुमने मेरे लिए बनाया? वो कहती है हाँ, क्योंकि तुम मेरे लिए इतना करते हो, तुम मुझे छुपी हुई ताइची भी सिखाते हो। वेचू खुश हो जाता है और फन को भी एक स्कार्फ पहनाता है। फन शर्माते हुए चली जाती है। अगले दृश्य में वेचू फन को शरीर के संतुलन के लिए स्केटिंग सिखाता है। दोनों खुश हैं, पूरा मजा ले रहे हैं, लेकिन जब फोंग व्यू के घर से जा रही होती है उसे बाहर कुछ अजीब महसूस होता है। वो डर जाती है और वापस अंदर आकर वू को बताती है कि बाहर कोई है। वेचू हंसता है, लेकिन तभी वही लड़की जिसने वू पर पहले भी हमला किया था फिर से लड़ाई शुरू कर देती है। विच्चू पहले से घायल था फिर भी लड़ता है, लेकिन जब वो उसका मुखौटा उतारने वाला होता है लड़की उसे जोर से लात मारती है। वो गिर जाता है, लड़की भाग जाती है और फन वेचू को देखने लगती है क्योंकि वो बहुत घायल है। अगले दृश्य में डॉक्टर वीचू की जांच करता है। फिंग पूछती है क्या सब ठीक है? डॉक्टर हाँ कहता है। म्यूजिक, लेकिन फेंक के जाने के बाद वो वू को बताता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है, वो शायद कभी ठीक से चल भी ना पाए क्योंकि उसकी टांगें और ज्यादा घायल हो गई हैं। विच्चू हैरान हो जाता है। फेंग डॉक्टर और बाई की बातचीत चुपके से सुन लेती है और हैरान हो जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वेचू अपनी हालत से दुखी है। फन उसका मन बहलाने की कोशिश करती है, सूप बनाती है। वो समझ जाता है कि फेंक को सब पता चल गया है, इसलिए वो कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो, अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। फेंक हैरान होकर कहती है मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अगले दृश्य में फेंक सोचती है कि वेचू का आत्मविश्वास वापस कैसे लाया जाए। वेचू घर में फेंक को याद करता है, वो उसे बहुत याद करता है। बी चिंतित है कि वेचू के बिना प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे। फेंक कहती है मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन बी मना कर देता है क्योंकि सबको लगता है वो एक सामान्य लड़की है। फेंक सोचती है कि अपनी ताइची प्रतिभा सबको बताए या नहीं, लेकिन डब्ल्यू ने मना किया है। फेंक वीचू से मिलने आती है और कहती है मैं ताइची फैकल्टी में ट्रांसफर लेना चाहती हूँ, मैं अपनी प्रतिभा अब नहीं छुपा सकती, मैं टैन की टीम से लड़ना चाहती हूँ। वीचू खुश हो जाता है। फिर रात को वो डॉक्टर चेन से बात करती है, उन्हें सब बताती है। मुझे उस दिन सब पता चल गया था जो आपने और सीनियर बाय ने कहा था, इसलिए मुझे पता है वीचू की हालत के बारे में, तो कृपया बताइए क्या कोई तरीका है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए और चल भी सके। डॉक्टर कहता है हाँ, अगर वीचू को अच्छी थेरेपी मिले तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक किताब है जो
ढूंढना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम वो किताब ढूंढ लो तो वेचू और भी जल्दी ठीक हो सकता है। यह सुनकर फिंग अगले दिन सुबह सुबह लाइब्रेरी में आ जाती है और किताब ढूंढने लगती है। इंटरनेट पर ढूंढने से पता चलता है कि वो किताब उसी लाइब्रेरी में मिलेगी, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद वो किताब मिल जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और वी चू को बताने के लिए फोन करती है। वी मोबाइल उठाने की कोशिश में गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर बेजान हो गया है। वो रोने लगता है क्योंकि उस रहस्यमयी लड़की ने एक ऐसी जगह मारा था जिससे उसके शरीर को बहुत नुकसान हुआ था। फन को चिंता होती है कि जवाब क्यों नहीं दे रहा, क्या वो ठीक है। वो तुरंत उसके घर जाती है और उसकी मदद करती है, फिर उसे किताब के बारे में बताती है, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन विची चू को यकीन नहीं होता। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वीचू की दादी फन उनका स्वागत करती है। दादी समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिसके बारे में अफवाहें हैं कि वो वीचू की प्रेमिका है। जब फेंक चाय बना रही होती है, दादी पूछती है तुम इसमें क्या डाल रही हो। वो बताती है कि इससे वो अच्छी नींद लेगा। दादी प्रभावित होती है कि यह लड़की इतनी समझदार है और वो का ख्याल रखती है। फिर वी आता है। दादी उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछती हैं और सुझाव देती हैं। मेरे साथ वापस चलो। वो मना करता है और कहता है मैं डरकर भागना नहीं चाहता, मैं सब कुछ खुद ठीक करना चाहता हूँ। दादी कहती हैं ठीक है, जैसा तुम चाहो, और थोड़ी बातों के बाद वो चली जाती हैं। अब दादी आर्ट टीचर से मिलती हैं और उन्हें डांटती हैं। मैंने तुमसे वेचू का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन तुमने नहीं रखा। टीचर उन्हें बताता है कि फन उसका ध्यान रखती है, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया। दादी फन के बारे में पूछती हैं। टीचर बताता है कि फन ने शुरुआत में धोखे से दाखिला लिया था, लेकिन बाद में खुद को साबित किया। उसके दादा की पेंटिंग बहुत शानदार थी। दादी पेंटिंग देखने को कहती हैं। जब वो उसे देखती हैं तो हैरान होकर चिंता में चली जाती हैं। टीचर को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। अब फन किताब के अनुसार वेचू की थेरेपी शुरू करती है। अपने दादा की दवा से उसके लिए सूप बनाती है। वेचू को खुशी होती है कि फेंग उसके लिए इतना कर रही है। वो थेरेपी भी जारी रखती है, सूप भी देती है, जिससे वेओ धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। दोनों डॉक्टर चेन के पास जाते हैं। डॉक्टर यह देखकर हैरान हो जाता है कि वेचू इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। वी अब उठ भी सकता है, लेकिन खड़े होने में थोड़ी दिक्कत है। डॉक्टर प्रभावित होकर फन से पूछता है तुम उसे क्या सूप दे रही हो। फन उसे बताती है कि यह नुस्खा उसके दादा ने दिया था, जो काफी ताकतवर है। डॉक्टर कहता है जो भी दे रही हो देती रहो, वेचू जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दृश्य में वो फन को ताई ची की प्रैक्टिस कराता है। प्रैक्टिस के बाद फन कहती है चलो मेरे दादा से मिलने जाते हैं, वो तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे क्योंकि वो नर्स भी रहे हैं। तभी दादी आकर फिंग को गुस्से से मना कर देती हैं और कहती हैं वीचू कहीं नहीं जाएगा। दोनों हैरान हो जाते हैं। दादी कहती हैं मुझे पता चला कि तुम उस गद्दार की पोती हो जिसने मुझे धोखा दिया था। वीचू पूछता है आपको कैसे पता। दादी उसे बताती हैं कि उन्होंने फन के दादा की पेंटिंग पर बिन की मोहर देखी। फिंग कहती है आपको मेरे दादा के बारे में बुरा बोलने का हक नहीं है। दादी गुस्से में पास आती है, लेकिन वीचू कहता है मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दोनों तीनों अकेले में बातें करते हैं। वीचू कहता है मुझे शुरू से पता था कि पोंग किसकी पोती है। दादी और भी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं तुम्हें अपने को परिवार का कोई सम्मान नहीं जो तुम एक गद्दार की पोती को छुपी हुई ताईची सिखा रहे हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि उसके दादा ने मुझसे छल कपट से छुपी हुई ताईची सीखी और नियम तोड़े। वेचू कहता है दादी मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फेंक के दादा मुझे बुरे नहीं लगे। दादी गुस्से में चली जाती हैं। फन और वो फिर दादा से मिलने जाते हैं ताकि पुराने मामले की सच्चाई पता चले। दादा शांति से बताते हैं कि जब वो जवान थे वो छुपी हुई ताईची सीखना चाहते थे। वो वेचू की दादी को ढूंढ रहे थे। एक दिन जब वो घायल होकर उठे वो उनकी मदद कर रही थी। मैंने झूठ बोला कि मैं उनके परिवार से हूँ और इस तरह छुपी हुई ताईची सीखी। वो मुझे भी पसंद करने लगी, लेकिन जब लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने शादी की मांग की। मैंने मना कर दिया, सच बताया कि मैं दूसरे परिवार से हूँ और अपने परिवार वापस चला गया। इससे वेचू की दादी टूट गई और परिवार की तरफ से उन्हें सजा भी मिली। वी पूछता है क्या आपने छुपी हुई ताईची को किसी और को सिखाई। दादा कहते हैं नहीं, मैंने सिर्फ फेंक को सिखाई। अब विचू दादी के सामने कहता है मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। जब फेंक के दादा आते हैं दादी हैरान और नाराज होकर कहती हैं तुम यहाँ क्यों आए। दादा कहते हैं बस थोड़ी देर बात करते हैं। दोनों अकेले में बात करते हैं। दादी पूछती हैं जिस परिवार के लिए तुम मुझे छोड़कर गए वो कैसा है, क्या तुम्हें पता है मुझे क्या सहना पड़ा। दादा कहते हैं माफ करो और समझाते हैं कि उनका जाना मजबूरी थी। वो स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने छुपी हुई ताईची किसी और को नहीं सिखाई। पुरानी बातें भूल जाओ, बच्चों को इसमें मत घसीटो। फन को छुपी हुई ताईची सीखने दो, वो प्रतिभाशाली है। दादी मना करते हुए कहती हैं छुपी हुई ताईची सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, फिंक का कोई हक नहीं। तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं भूल नहीं सकती। फेंक को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो चली जाती हैं। दादा उदास हो जाते हैं। फेंक और वेचू पूछते हैं क्या दादी मान गई। दादा कहते हैं नहीं। वो वेचू से पूछते हैं क्या तुम फेंक को अकेला छोड़ दोगे। वेचू कहता है नहीं, मैंने उसे अपना शिष्य मान लिया है, अगर छुपकर भी सिखाना पड़े सिखाऊंगा। दादा उसे धन्यवाद देते हैं और सलाह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ताईची की प्रैक्टिस शुरू करो। अब वो फिंक को अपना सपना बताता है कि हमारे परिवार का नियम है कि हम छुपी हुई ताईची किसी और को नहीं सिखा सकते, इसीलिए ताईची चीन के बाहर मशहूर नहीं है। मैं तान की टीम को हराना चाहता हूँ और राष्ट्रीय फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाकर ताईची को विश्व स्तर पर मशहूर करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी। फन खुशी से कहती है हाँ बिल्कुल। दोनों प्रैक्टिस शुरू करते हैं और अपने मुंह बेहतर करते हैं। अगले दृश्य में शियाओ
बाई को लंच देने आती है। जाते वक्त फन का पार्सल गलती से गिर जाता है जिस पर उसके दादा का नाम लिखा होता है। आर्या समझ जाती है कि फन उस गद्दार की पोती है जिसे परिवार वर्षों से ढूंढ रहा था। वो और चोंग बिंग वू से बात करने जाते हैं और वेचू को फन के साथ छुपी हुई ताई ची की प्रैक्टिस करते देखकर हैरान हो जाते हैं। आर्या सोचती है कि जैसे फन के दादा ने धोखा दिया, फन भी वूचू को प्रेम के जाल में फंसा रही है। वो बड़ों को बताने का फैसला करती है। चोंगपिंग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है पहले वू से बात करो, फन बुरी नहीं है। लेकिन आर्या नहीं सुनती। वो बड़ों को सच बताना चाहती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि आर्या और चोंग बिंग को पता चल गया है कि फेंग किसकी पोती है। तो वो अपने समाज के लोगों के पास जाते हैं। वो आते हैं और उन्हें बस बताते हैं कि फेंग के दादा ने वेचू की दादी से छल कपट से ताइची सीखी। तो वो सब बहुत नाराज होते हैं। तो चोंग बिंग मामले को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो है फन के साथ। तो चोंग बिंग उसे फोन करके बताता है कि फन के दादा मुसीबत में है। तो वेचू और फन दादा के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उस समाज के बड़े आकर फन के दादा को बुरी तरह पीटते हैं। तभी वेचू वहाँ आता है फन के साथ और सबको रोकता है। फन कहती है मेरे दादा ने मेरे अलावा किसी को ताइची नहीं सिखाई। उन्होंने हमेशा कहा है कि ताइची सिर्फ बुरे लोगों से खुद को बचाने के लिए सीखी जाती है। लेकिन तुम लोगों ने मेरे दादा को मारकर साबित कर दिया कि तुम लोग खुद अच्छे नहीं हो। तभी एक आदमी फन पर हमला करने वाला होता है। तो वेचू आगे आकर उनसे कहता है अगर किसी ने फन को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि फन मेरी मंगेतर है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वेओ कहता है फन के दादा भी मेरे दादा हैं, इसीलिए कोई इस परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में न सोचे। अब वेचू उनके समाज के मुखिया थे, इसीलिए अभी के लिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दादा वेचू से कहते हैं आज सजा मिलने के बाद मेरे दिल पर से बोझ हल्का हो गया क्योंकि ताई ची सीखने के बाद मुझे हमेशा पछतावा था कि मैंने इसे धोखे से सीखा। फिर दादा पूछते हैं क्या तुम फेंग के बारे में गंभीर हो? तो वेचू कहता है हाँ मैं गंभीर हूँ, लेकिन फेंग की भावनाओं के बारे में नहीं पता। इसके बाद अगले दृश्य में वेचू आराम कर रहा है। फेंग तुम्हारे दादा ठीक है? तो फेंग पूछती है वो मंगेतर वाली जो बात तुमने कही वो क्या थी? तो वेचू कहता है मैंने वो बात हालात संभालने के लिए कही, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद सबको सच बता दूंगा। तभी वेचू को उसकी दादी का फोन आता है जो बहुत नाराज थी। वो वेचू को समाज की उस बैठक के बारे में बताती हैं जहां तुमसे इस मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। अगले दिन वो बैठक के लिए तैयार होता है। फिर वो दादी को फोन करके पूछता है कि क्या वो फन को अपने साथ ला सकता है। दादी मना कर देती है, लेकिन वीचू के मन में कुछ और प्लान था। तो वो फन के घर आकर उसे लेने जाता है। वो उसे फॉर्मल ड्रेस पहनने को कहता है, लेकिन फन के पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं थी। तो वेचू उसे बाजार में ले जाकर ड्रेस खरीदता है। वहाँ जब फन काली ड्रेस पहनकर बाहर आती है, वेचू उसे बहुत सुंदर लगती है। तो वो फन की तारीफ करता है। फिर दोनों बैठक में पहुंचते हैं जहाँ सभी बड़े फोंग को देखकर कहते हैं यही है वो लड़की, उस इंसान की पोती। तो वेचू कहता है हाँ। तो वो गुस्से से कहते हैं इसे यहाँ क्यों लाए? दादी सबको शांत कराती है। तो वेचू कहता है मैं चाहता हूँ कि फन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले। अगर वो जीती तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सभी छात्रों को ताइची सिखाऊं, और अगर वो हारी तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर वेचू दादी से बात करता है मैं चाहता हूँ कि ताइची को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। दादी कहती है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। अगले दृश्य में फन वीचू से कहती है तुम्हें मेरे बारे में इतना यकीन नहीं रखना चाहिए था। क्या हुआ अगर मैं हार गई? तो वेचू कहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कभी नहीं हारोगी। यह सुनकर फन खुश हो जाती है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि सभी को पता चल जाता है कि वेचू चुपचाप फिंग को ताइची सिखा रहा था। सब बात कर रहे हैं शायद वो फिंग से शादी भी करेगा। शियाओ को यह सब सुनकर बहुत दुख होता है कि फिंग ने मुझसे सब छुपाया। जब फिंग उससे बात करने लगती है, शियाओ कहती है मैंने तुम्हें वेचू से दूर रहने को कहा था, लेकिन तुम उसकी मंगेतर बन गई। फंग उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना सुने वहाँ से चली जाती है। अगले दृश्य में शियाओ सबको अपने जन्मदिन पर बुलाती है जहाँ सब खूब मस्ती करते हैं। अंत में बी शियाओ को अपनी भावनाएं बताने वाला होता है। वो बाहर कुछ लेने जाता है। तभी शियाओ को उस रहस्यमयी लड़की की याद आती है जो वेचू पर हमला करती थी। असल में वो लड़की शियाओ खुद है जो बाई और ताइची फैकल्टी के करीब आ रही थी। यह बस एक मिशन था। वो अपने आप से कहती है अब नाटक खत्म करने का वक्त आ गया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फन वू के घर उसके बुलाने पर जाती है और वेचू ने संगीत बजाया हुआ है। दोनों फिर डांस करते हैं। फिर वचू फन को अपनी भावनाएं बताता है मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्ची मंगेतर बनो और मेरे साथ रहो। फन भी भावुक हो जाती है क्योंकि वो भी उसके लिए वही महसूस करती है। फिर दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताइची फैकल्टी के सभी सदस्यों की तबीयत शियाओ की पार्टी में खाए हुए खाने की वजह से बिगड़ जाती है। फिर प्रतियोगिता में सब बहुत बीमार है। तान यह देखकर खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि यह सब शियाओ ने किया है जो उसकी चचेरी बहन है। तान के सदस्य कहते हैं तुम लोगों को हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम लोग लड़ने की हालत में नहीं हो। तभी वेचू फन के साथ वहां आता है और कहता है हम जीते बिना नहीं हटेंगे क्योंकि हमारे पास एक गुप्त हथियार है। फिर फन की प्रतियोगिता शुरू होती है। वी की दादी भी प्रतियोगिता देखने आई है। फिर हम देखते हैं कि फन एक एक करके सभी सदस्यों को हराती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि फेंग इतनी ताकतवर है। अब आखिरी राउंड में तान लड़ाई के लिए जाने वाला होता है जब शियाओ आकर कहती है मैं उसे लड़ूंगी। उसे देखकर फेंग सहित सब हैरान हो जाते हैं। फेंग उसे कहती है हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ। लेकिन शियो कहती
कहती है शायद तुम्हें पता भी नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। फिर लड़ाई शुरू होती है। शियो उससे लड़ने लगती है। फन उसकी वजह से दुखी होकर ठीक से नहीं लड़ पाती। अब शियो की काबिलियत देखकर सब समझ जाते हैं कि यही वो लड़की है जो वेचू पर हमला करती थी। फिर फेंग खुद को शांत करके शियाओ से लड़ती है और आखिरकार शियाओ को हरा देती है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। वी की दादी भी फेंग से बहुत प्रभावित होती है। इसके बाद फेंग शियाओ से बात करने आती है तो वो कहती है यकीन नहीं होता कि इतना सब करने के बाद भी मैं तुमसे हार गई। तभी वेचू भी वहाँ आता है। फेंग पूछती है तुमने ये सब क्यों किया? तो शियाओ कहती है क्योंकि मुझे वू से नफरत है, उसने मेरे दादा को मार डाला। असल में उसके दादा वही हैं जिन्होंने कुछ साल पहले वूचू को अगवा किया था। किसी ने उन्हें मार दिया तो उन लोगों ने उसकी मौत का इल्जाम वेचू पर लगा दिया। शियाओ इससे ताइची फैकल्टी बंद करवाकर बदला लेना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि शियाओ हॉस्टल और यूनिवर्सिटी दोनों छोड़कर चली जाती है, जिससे फन को उसकी याद सताती है। अगले दिन वेचू फन को ताइची फैकल्टी से मिलवाता है और कहता है आज से फन हमारे साथ ट्रेनिंग करेगी। यह सुनकर सब खुश होते हैं और फन को भाभी कहकर बुलाते हैं। यह सुनकर फेंग और वेचू मुस्कुराने लगते हैं। अगले दृश्य में टैन किसी का इंतजार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि टैन का चाचा आता है जिसे शियाओ परिवार ने बाहर निकाल दिया था। टैन उन्हें पैसों से मदद का ऑफर देता है ताकि मैं शियो को लीडर के पद से हटाकर खुद लीडर बन जाऊं। तो चाचा कहते हैं मैं तैयार हूं। फिर हम टोन और उसके चाचे को मीटिंग हॉल में देखते हैं, जहां एक आदमी चाचे को देखकर टैन से कहता है तुम इन्हें यहाँ कैसे ले आए? तुम्हारे पिता और दादा ने इन्हें परिवार से बाहर निकाला था। तो टैन कहता है अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं खुद फैसले ले सकता हूँ। चाचा कहते हैं आज से टैन इस परिवार का लीडर है, जिस पर सब उनसे कहते हैं श्याओ इस परिवार की लीडर है। लेकिन चाचा उस आदमी पर हमला करने लगते हैं। तभी श्याओ भी वहाँ आती है और टैन को चिल्लाकर पूछती है तुमने ये क्या किया? चाचा कहते हैं आज से तान इस परिवार का लीडर है। श्याओ उनके खिलाफ बोलने लगती है, जिस पर चाचा श्याओ पर हमला करने लगते हैं। श्याओ कमजोर होने की वजह से उनका सामना नहीं कर पाती तो तान चाचे को रोक देता है। अंकल कांग कहते हैं तुम बहुत दयालु हो जो मुझे पसंद नहीं। टैन को बुरा लगता है, लेकिन वहाँ सब उसे सम्मान दे रहे थे क्योंकि वो लीडर था, तो टैन खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि शियो का अंकल कांग से झगड़ा हुआ, उनसे बचकर वो भाग गई है और अब एक गुप्त जगह ध्यान में बैठी है। तभी एक गुरु आते हैं जो कहते हैं माफ करना हमें देर हो गई, लेकिन अब हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। शियाओ कहती है ठीक है, अभी के लिए मुझे सबसे छुपे रहना है। लेकिन तभी जो लोग शियाओ की रक्षा के लिए आए थे वो आपस में ही लड़ने लगते हैं क्योंकि अंकल कांग ने उनमें से कुछ को अपनी तरफ कर लिया था। तो शियाओ वहां से भाग जाती है। इसके बाद वे और फन चल रहे थे और बात कर रहे थे। तभी वो शियाओ को देखते हैं जो बुरी तरह घायल थी। फन जल्दी से शियाओ के पास आती है। फिर वो शियाओ को डॉक्टर चेन के घर इलाज के लिए ले जाते हैं। शियाओ को जांचने के बाद अंकल चेन उन्हें बताता है कि उसे बहुत बुरी चोट लगी है, जैसे कोई उसे मारना ही चाहता था। फिर जब फन शियो को दवाई देती है, शियो दवाई फेंक कर कहती है मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फन उसे समझाने की कोशिश करती है मुझे सच में तुम्हारी बहुत चिंता है, लेकिन शियो कहती है मुझे पता है तुम दिल में खुश हो रही होगी, तुम्हें देखकर मजा आ रहा होगा। फिर उसे उस दिन की याद आती है जब उसे अपने दादा की मौत के बारे में पता चला। वो कितना रोई थी। तान भी वहाँ था और एक गुरु बता रहे थे कि उसके दादा को वेचू ने मारा। तभी कोई कहता है कि श्याओ को अगला गुरु बनाया जाए क्योंकि यही गुरु की आखिरी इच्छा थी। यह सुनकर तान हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अगला लीडर बनेगा, लेकिन श्याओ बन जाती है। वर्तमान में श्याओ कहती है जब तक जीऊंगी वो और उसके परिवार से बदला लेने की पूरी कोशिश करूंगी। फेंग समझाती है तुम्हें एक गलतफहमी है, वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की जान ले सके। लेकिन श्याओ कहती है मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं जो किसी की भी बात मान लो। फिर वो बताती है कि वही थी जिसने वेचू और फन की फोटो वायरल की थी ताकि फेंग वेचू से दूर रहे, लेकिन फेंग नहीं मानी। फेंग का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कहती है मैं अपने दोस्तों पर कभी शक नहीं करती, मेरा उन पर पूरा भरोसा है। अगर यह प्यार तुम्हें मूर्खता लगता है तो मैं मूर्ख रहने में ही खुश हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम फन को वीचू के घर में देखते हैं जहाँ वो शियाओ की वजह से परेशान थी। वीचू उसे शांत करने के लिए कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दृश्य में जब तान मंदिर में आता है वो एक नए सदस्य को देखता है। वो किसी से पूछता है क्या नए लोग रखे गए हैं? वो उसे बताता है कि हाँ, अंकल कांग नए लोगों को टीम में जोड़ रहे हैं। अंकल कांग कहते हैं म्यूजिक तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। अगले दृश्य में जब बी वे च्यू के साथ दौड़ रहा था उन्हें कुछ आवाजें आती हैं। अंकल कांग के आदमियों ने शियाओ को फिर ढूंढ लिया था और उस पर हमला कर रहे थे। बी जल्दी से शियाओ को बचाने आता है और सबसे लड़ता है। बी शियाओ के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो ना में सिर हिलाती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि अब वो सिर्फ बी पर भरोसा कर सकती है। फिर फन वेई चू के साथ शियाओ को देखने आती है। वो उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए दवाई लाई हूँ, लेकिन शियाओ दवाई फेंक देती है जिससे फिंग के हाथ में चोट लग जाती है। वेचू गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया फिंग, तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलती हो क्योंकि तुम सिर्फ उन्हीं की परवाह करती हो जो तुम्हें अपना मानते हो। वो फिंग को अपने साथ ले जाता है। फिर वेचू घर आकर फिंग से पूछता है तुम्हारा हाथ ठीक है? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो पूछती है क्या तुम शियाओ से नफरत करते हो? वेचू कहता है हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें तकलीफ दी, जो भी तुम्हें तकलीफ दे वो मेरे लिए अच्छा नहीं। फिंग कहती है तुम्हें शियाओ की एक गलतफहमी दूर करनी चाहिए कि तुमने उसके दादा को नहीं मारा। वीचू कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा सच बताने की, लेकिन अगर इसके बाद भी वो हमें दुश्मन माने तो कुछ नहीं हो सकता। आगे हम देखते हैं कि वीचू चांगपिंग को बताता है 2 साल पहले हमारे अपहरण की जांच करने वाले अधिकारी को लेकर आओ क्योंकि मुझे किसी की गलतफहमी दूर करनी है। फिर दिखाया जाता है कि वीचू बा के घर उस अधिकारी के साथ आता है। फिर हम वो जगह देखते हैं जहां वीचू चोंगबिंग और अरिया को अगवा किया गया था, जो और कोई नहीं
बल्कि शियाओ के दादा फेंगजे ने किया था। वी यह बताता है और पुलिस अधिकारी भी यही बताते हैं। वेचू बताता है कि शियाओ के दादा ने उसे बहुत बुरी तरह घायल किया था, इसीलिए वो व्हील चेयर पर था। सब शियो को बताते हैं कि यह सब सच है, लेकिन किसी ने उसके दादा को नहीं मारा, बल्कि पुलिस के आने पर वो सब भाग गए थे। शियो को याद आता है कि शुरू से सब उसके साथ कितना अच्छा था, लेकिन गलत फहमी की वजह से वो सबसे दुश्मनी करती रही। फिर जब शियो बी के घर से निकल रही होती है, वो बी से कहती है, चिंता मत करो, अभी के लिए मैं वेचू को कुछ नहीं करूंगी। बी कहता है, मुझे पता है तुम उसे कुछ नहीं करोगी और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हो और तुम्हारे चाचा के आदमी बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तभी चोंग बिंग और अर्या नीचे आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वेई चू अपनी दादी से बात कर रहा है। असल में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 5 सदस्य जाएंगे, वेचू, फेंग, बाई, चोंग, बिंग और अर्या। वेचू चाहता है कि फेंग कप्तान हो क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, लेकिन दादी इसलिए नहीं मानती क्योंकि अगर फेंग आखिरी वक्त पर धोखा दे या पीठ फेर ले तो ताइची का नाम खराब होगा। वो उन्हें यकीन दिलाता है, दादी, फन की लड़ाई की काबिलियत अच्छी है, मैंने उसे लड़ते देखा है, लेकिन मेरे नजरिए में वो कप्तान नहीं बन सकती। अगले दृश्य में फंग वेइचू से कहती है, अब दादी को कैसे मनाऊंगी। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि दादी चाहती हैं कि वो खुद उनसे बात करे, क्योंकि एक कप्तान अपना काम दूसरों से नहीं कराता। फिर फिंग अकेले दादी से मिलने जाती है और उन्हें बताती है, शुरुआत में मुझे ताइची पसंद नहीं थी, यह मेरी ख्वाहिशों की सूची में सबसे नीचे था, लेकिन वे ने मुझे एहसास कराया कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने मेरी ताइची बेहतर बनाई, अब यह मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। वो और सब मुझ पर भरोसा करते हैं जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी, कृपया मुझे एक मौका दें। दादी खुश होती हैं कि फन ने खुद अपनी बात रखी और कहती हैं, चलो बाहर चलते हैं, मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी है, लेकिन जब तक तुम मुझे हरा नहीं देती मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी। दादी और फन लड़ती हैं जहां फिंग सिर्फ हमले रोकती है, वो हमला नहीं करती। दादी पूछती हैं क्यों, तो फिंग कहती है, मुझे बड़ों पर हाथ उठाने की परवरिश नहीं मिली। दादी प्रभावित होती हैं कि फन बड़ों का सम्मान करती है, जो एक कप्तान के लिए जरूरी है। आखिरकार वो उसे कप्तान बनाने के लिए मान जाती है। अगले दृश्य में शियाओ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भावुक होकर बी से कहती है, मुझे फेंक के पास ले जाओ, मुझे माफी मांगनी है। बाय उसे फेंक से मिलवाता है। वो कहती है, उससे माफी मांगती हूँ, मुझे पता है तुम माफ नहीं करोगी, न ही हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस है। मैंने तुम्हारी और वे की फोटो वायरल की थी ताकि तुम उससे दूर रहो। फंग कहती है, तुम पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहोगी, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। शियाओ खुश हो जाती है। फिर वो वेचू से भी माफी मांगती है, वो भी माफ कर देता है और उसके परिवार की स्थिति के बारे में पूछता है। शियाओ बताती है कि टोन अपना लीडर बनने के चक्कर में अंकल कांग को ले आया, जो बहुत बुरा है। दादा ने उसे परिवार से बाहर निकाला था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टैन के साथ आ सकता है। वो थाईलैंड से अपने मूव और ताकतवर बनाकर आया है, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। वीचू कहता है, शायद अंकल कांग के पीछे भी तुम्हारे दादा की हत्या का हाथ है, वो तुम्हें भी खत्म करना चाहता था और टैन को भी नुकसान पहुंचाएगा ताकि खुद लीडर बन जाए। शाओ सोचती है कि यह हो सकता है और कहती है, अगर अंकल कांग ने मेरे दादा को मारा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आगे हम देखते हैं कि वी चू और फन मिलकर एक पेंटिंग बना रहे थे और बहुत खुश भी नजर आ रहे थे। तभी दादी आती हैं, जो उन्हें देखकर खुश हो जाती हैं, मतलब उन्होंने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद हमें टैन दिखाया जाता है, जो अपने चाचे की वजह से परेशान हो गया है, तो वो उसकी चाय में जहर मिला देता है। जब चाचा आते हैं तो टैन उन्हें जोर देकर बोलता है, कृपया यह चाय पियो, मैंने इसमें नया स्वाद डाला है। जब कोई इतना जोर दे तो जाहिर है शक होगा। तो चाचे को चाय की महक से पता चल जाता है कि इसमें जहर मिला है। वो टैन के मुंह पर चाय फेंक कर कहते हैं, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा। टैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन चाचे उसे पकड़ लेते हैं, पीटते हैं और एक जगह बंद कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम जिंदगी भर यहीं रहोगे। फिर वो बड़ों के पास आकर ऐलान करते हैं, आज से मैं यहाँ का लीडर हूँ, क्योंकि टैन ठीक नहीं है। सब कहने लगते हैं, टैन कल तक ठीक था, उसे क्या हो गया। अंकल कांग अचानक कहते हैं, जिसे भी मेरी बात से आपत्ति हो वो मुझसे लड़ सकता है। सभी चुप हो जाते हैं। फिर शियाओ को दिखाया जाता है, जो बाहर बीआई के साथ घूम रही है। बीआई कुछ लेने जाता है। तभी अंकल कांग शियाओ को फोन करके कहते हैं, मैंने सुना है कि फन ताइची की सबसे अच्छी लड़ाकू है, अगर तुम उसे जहर दे दो ताकि वो प्रतियोगिता में ना आ सके तो मैं तुम्हें शियाओ परिवार का लीडर बना दूंगा, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। शियाओ सोचने लगती है। रात के दृश्य में शियो फन को मिलने के लिए बुलाती है और बातें घुमाकर कॉफी में जहर मिलाकर उसे देती है। फन कॉफी पीती है और गिर जाती है। अंकल कांग आकर कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान गई, क्या तुम्हें शक नहीं हुआ कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ। शियो के जवाब देने से पहले ही बाकी सभी बाहर आ जाते हैं। अंकल कांग हैरान हो जाता है, क्योंकि शियाओ ने पहले ही वेओ को सब बता दिया था कि अंकल कांग क्या चाहता है। सब अंकल कांग को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वेचू उन्हें रोक देता है। धोखे से हमला करना ताइची वालों का तरीका नहीं है, हम प्रतियोगिता में मिलेंगे। अंकल कांग भाग जाता है। अब सब शियाओ से खुश हैं कि उसने उनका साथ दिया, लेकिन जब वेओ कहता है कि वो शिया को ताइची टीम में शामिल करना चाहता है, चोंग बिंग और अर्या नाराज हो जाते हैं, क्योंकि शिया उस प्रतिद्वंद्वी परिवार की है जो ताइची को बर्बाद करना चाहता है और वो पहले भी धोखा दे चुकी है। शियाओ समझाती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैंने तुम सबके साथ गलत किया, मैं माफी की हकदार नहीं हूँ, लेकिन मैं अंकल कांग को रोकना चाहती हूँ, क्योंकि वो शियाओ टीम में नहीं जा सकती, उन्हें सिर्फ यही रोक सकती है। अगर अंकल कांग जीत गया
तो वो बहुत बुरा करेगा, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ताइची जीते। अब राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का दिन दिखाया जाता है, जहां अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने बहुत लोग आए हैं। पहला राउंड शुरू होता है जहां बाय लड़ता है। फिर ताइची के लोग एक भी राउंड नहीं हारते, लेकिन उनका सामना अंकल कांग की टीम से अभी नहीं हुआ है। अंकल कांग भी सभी राउंड जीतता है और कहता है मेरा मुख्य निशाना ताइची फैकल्टी है। दादी चिंतित हो जाती है। प्रतियोगिता कई दिनों तक चलेगी, इसलिए अभी के लिए यह खत्म होती है। अगले दृश्य में शियाओ बी से 10 के बारे में बातें करती है। पता नहीं 10 कहाँ गायब हो गया। अंकल कांग ने तो उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। बीआई कहता है चिंता मत करो, मैं वेयू से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है, जहां चोंग बिंग का अंकल कांग की टीम के एक सदस्य से मुकाबला होता है। वो धोखे से जीतते हैं। अगले दृश्य में अंकल कांग टैन से बात करता है और अपनी असली मंशा बताता है। मार्शल आर्ट्स का राष्ट्रीय चैंपियन बनने के बाद मैं एक गैंग बनाऊंगा जो बुरे लोगों की मदद करेगा। मैं शियाओ परिवार का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करूंगा। वो ये भी बताता है कि तुम्हारे दादा को मैंने ही मारा था क्योंकि उन्हें मुझसे आपत्ति थी। उन्होंने मुझे परिवार से बाहर निकाला था, इसलिए मैंने उन्हें मारा और वेई चू पर इल्जाम लगा दिया। तान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसने अंकल कांग को शियाओ परिवार में लाकर गलती की। अंकल कांग कहते हैं मेरा अगला निशाना फन के दादा है। मैं उन्हें अगवा करूंगा और फन को मैच हरवाऊंगा। अंकल कांग के आदमी फन के दादा को अगवा करने आते हैं, लेकिन वो असली नहीं थे बल्कि डमी थी। दादा और बाकी सदस्य वहाँ मौजूद हैं। पुलिस भी आ जाती है और सबको गिरफ्तार कर लेती है। वेचू ने पहले से ही प्लान बना रखा था। अगले दिन फन प्रतियोगिता में अकेली है। ताइची के सदस्य नहीं आए हैं। वो चिंतित होती है कि शियाओ कहाँ है। तभी शोर होता है कि वे आ गया है। वो शियाओ की जगह लड़ेगा। राउंड शुरू होता है। वी उस आदमी से लड़ता है जिसने बाई और अरिया को हराया था। वी आसानी से उसे हरा देता है। सभी तालियां बजाते हैं। फन के दादा भी प्रतियोगिता देखने आए हैं। फन का मुकाबला अंकल कांग से है। फन शुरुआत में अच्छी लड़ती है, लेकिन अंकल कांग ने उसके मुंह भांप लिए हैं, इसलिए वो धीरे धीरे हारने लगती है। अंकल कांग फन को बुरी हालत में ला देता है। सभी हैरान हो जाते हैं। फेंग हार नहीं मानती क्योंकि उसने वीचू से वादा किया था। जब अंकल कांग एक खतरनाक हमला करने वाला होता है, वीचू बीच में आकर कहता है फोंग हार मान रही है, तुम जीत गए इस राउंड में। अंकल कांग खुश हो जाता है। वीचू फोंग को डांटता है, इतनी घायल होने के बाद भी हार क्यों नहीं मान रही थी। फन जवाब नहीं देती क्योंकि उसने यह सब वेचू के लिए किया था। अब अंकल कांग और वेचू ही बचे हैं। उनमें से एक राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैंपियन बनेगा। आखिरी लड़ाई शुरू होती है। दोनों जबरदस्त लड़ाकू हैं। हमले अलग अलग हैं। वेचू पहले घायल था, लेकिन डॉक्टर चेन की दवाई और आराम की वजह से ठीक हो गया था। वो अंकल कांग को कड़ी टक्कर देता है। जब लगता है कि वेयू पानी में गिरने वाला है, दादी भी डर जाती है, लेकिन वो ऊंची छलांग लगाकर एक जबरदस्त हमला करता है। अंकल कांग गिरकर हार जाता है। सभी जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि वेचू प्रतियोगिता जीत जाता है। पुलिस आती है और अंकल कांग को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि शियाओ ने 10 को बचाया था और 10 ने पुलिस को अंकल कांग की बुराइयां बताई थी, ये भी कि फेंग जी को उसी ने मारा था। अंकल कांग हैरान रह जाता है। सभी वीचू को बधाई देते हैं। वीचू फन को एक चिट्ठी देता है, इस समय मेरे घर आ जाना, और चला जाता है। फिर फन खुश हो जाती है। अपने भाषण में फन बताती है कि वीचू, उसके दोस्तों, दादा और दादी ने उसका कितना साथ दिया, इसीलिए वो खुद को भाग्यशाली मानती है। भाषण खत्म होता है। सभी शियाओ से उसके गायब होने और तान की स्थिति के बारे में पूछते हैं। शियाओ बताती है कि वेईचू ने उसे पुलिस के साथ तान के पास भेजा था क्योंकि उन्हें बचने पता था कि तान कहां अगवा किया गया था। तान शियाओ से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसके साथ बुरा किया था, लेकिन अब वो एक परिवार है। वर्तमान में एक रात के दृश्य में फन वेचू के बताए समय पर उसके घर के बाहर आती है। जब वो अंदर जाती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि घर खूबसूरती से सजा हुआ है। वेचू फन को एक शादी की अंगूठी दिखाकर प्रपोज करता है। फन भावुक होकर हाँ कहती है। वो उसे बताता है कि फन उसके लिए कितनी खास है। दोनों किस करते हैं जिससे यह पल और खास हो जाता है। अगले दृश्य में ताइची फैकल्टी के बाहर छात्रों की लाइन लगी है क्योंकि यह मशहूर हो गई है। दादा और दादी दोस्त बन जाते हैं। फिंग और वेचू की शादी के बारे में बात करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। अगले दृश्य में वीचू और फिंग अंतरराष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के लिए विदेश जाते हैं। सभी उन्हें छोड़ने आते हैं। किसी दूसरे देश में प्रतियोगिता का दिन आता है। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। दोनों इतनी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को मौका ही नहीं देते। वीचू फंग को उठाकर उसे किक मारने देता है। यह हमला इतना खतरनाक है कि दोनों अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत जाते हैं, जो उनका सपना था। वेचू फन से प्यार से कहता है शुक्रिया। सभी जोर से चिल्लाते हैं और इस खुशनुमा अंत के साथ ड्रामा खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप भी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करेंगे। साथ ही इस ड्रामा के बारे में अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट्स और सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार ड्रामा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।